हेलो देयर, वेलकम बैक। मैं हूं गौरव काबरा और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। एंड सीएमए एफएम, सीएमए इंटर के पेपर नंबर 10 का हम लोग थ्योरी पढ़ना शुरू कर रहे हैं आज। एंड थ्योरी दो पार्ट्स में कवर करेंगे। पार्ट वन में सारे सीएमए के जितने चैप्टर्स हैं उन सबको फिनिश कर रहे होंगे, एंड जो अपना पार्ट टू होगा उसमें हम फिनिश कर रहे होंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की थ्योरी। सिंस दिस इज पार्ट वन, सो विल बी कवरिंग अप सीएमए यानी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की सारी थ्योरी। थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट नोट की अंदाज में, क्योंकि एग्जाम में शॉर्ट नोट्स ही पूछे जाते हैं। सो ऑब्वियसली विल बी स्टडीइंग शॉर्ट नोट्स, खास करके वो शॉर्ट नोट्स जो पास्ट टर्म में कभी ना कभी एग्जाम में आए हुए होंगे, एंड द अकरेंस और रीअकरेंस ऑफ द सेम इज entirely possible. इसके अलावा ऑब्वियसली इस पूरे थ्योरी लेक्चर में आपको एक मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा अराउंड वेरियस थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन थ्योरी। बट थ्योरी का ऐसा एक लिमिट नहीं होता है, इट इज लिमिटलेस। आप जितना चाहें उतना पढ़ सकते हैं। सो आई वुड एक्चुअली रिकमेंड कि अगर आपके पास समय है एंड इफ यू आर वीक इनटू द प्रैक्टिकल पार्ट, तो फिर कम से कम आपको थ्योरी को और ज्यादा एग्जॉस्टिव वे में तैयार करना चाहिए। बट फिलहाल मेरा अटेम्प्ट यही रहेगा कि मैं आपको थ्योरी बहुत अच्छे से कराऊं, लेकिन इसके अलावा आपको ये समझना पड़ेगा दैट एवरी थ्योरी लेक्चर हैज इट्स ओन लिमिटेशन एंड यू माइट नीड टू फिल दैट लिमिटेशन। तो एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं शुरुआत में देना चाहता हूं। हालांकि मुझे उम्मीद है कि ये पूरा लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप इसके पूरे मजे ले सकते हो। आराम से थ्योरी सुनो, लेड बैक होकर के। मैं भी लेड बैक अप्रोच में ही पढ़ाऊंगा, इन द सेंस कुछ राइटअप वाइटअप नहीं, क्योंकि मैं पहले से लिख के रखा हूं सारे राइटअप। आपको सिर्फ थ्योरी समझानी है, चीजों के बारे में मेंशन करना है, कैसे क्या याद रखना, उसके ट्रिक्स देने हैं, और बस अपनी थ्योरी बड़े मजे से हो जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं विद अवर सीएमए एफएम थ्योरी पार्ट, विच इज पार्ट नंबर 1 हियर। शुरुआत करते हैं विद कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अजय जी, सबसे पहला जो हम लोग टॉपिक उठाने वाले हैं वो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, मैं कह सकता हूं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में पहला क्वेश्चन ही यही आता है कि देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, हालांकि हमको पता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग का एडवांस्ड वर्जन है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो भी रिपोर्ट्स बनते हैं उन रिपोर्ट्स को स्टडी करते हैं, उनसे एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस करके अपनी मैनेजमेंट को एडवाइस देते हैं, मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में असिस्ट करते हैं। ये है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पूरा सार। तो ये सार तो समझ में आ गया भैया, पर लिखना क्या क्या है, उन कीवर्ड्स पे भी गौर करवाओगे? हाँ जी, एकदम गौर करवाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे देखो, जो मैंने समझाया वो तो मैंने ऑलरेडी लिखावट में ही लिख रखा है, दैट हियर वी विल बी यूजिंग द आउटपुट ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग एंड दिस ऑब्वियसली हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों की मदद हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर मतलब क्या क्या यूज होता है यहाँ पे। तो मैं आपको बता दूं, हम यहाँ वेरिएंस एनालिसिस भी यूज करेंगे, एट द सेम टाइम पीएल बैलेंस शीट भी यूज करेंगे। तो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों को यूज करेंगे, एंड ऑब्वियसली इससे हम चाहते हैं कि मैनेजमेंट की मदद हो डिसीजन मेकिंग में। एक चीज को लेकर के क्लैरिटी होनी चाहिए, दैट मैनेजमेंट अकाउंटेंट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल टू टेक डिसीजंस, दे आर जस्ट रेस्पॉन्सिबल टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन टेकिंग सम डिसीजन। तो डिसीजन मेकिंग ऑल्दो बहुत क्लोज हो आप उसके, लेकिन फिर भी आप डिसीजन मेकर नहीं हो। द डिसीजन मेकर इज द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, यू आर जस्ट असिस्टिंग देम विथ योर रिसर्च, और आई वुड से विथ योर फाइंडिंग्स। ठीक है ना, चलिए परफेक्ट। अब यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग को भी समझाया गया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मेजर फोकस कहाँ होता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्रिएट करने में ज्यादा फोकस रखते हैं, एंड द रिपोर्ट्स दैट वी प्रिपेयर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग आर प्राइमरली मेड फॉर एक्सटर्नल यूज। एक्सटर्नल यूज में आपके क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स सभी लोग आ जाते हैं जिनको कंपनी के बारे में जानना है, एंड इसीलिए कंपनी अपने एनुअल रिपोर्ट्स को पब्लिश करती है, एंड दोज आर बीइंग गिवन टू द क्रेडिटर्स एंड द इन्वेस्टर्स ऑफ द कंपनी, ताकि वो उससे इंफॉर्मेशन ले सके। इसी की जगह अगर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग को देखें, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज मच मोर इंटरनल, एंड यहाँ पे जो रिपोर्ट्स बनती है वो कभी पब्लिश नहीं होती। तो इट इज एन इंटरनल रिपोर्ट एंड इज ऑल्सो यूज फॉर इंटरनल पर्पज एज वेल। तो इसको यूज कौन करते हैं, इसको यूज करते हैं सारे के सारे बिजनेस लीडर्स, सो दैट वो डिसीजन मेकिंग और बेहतर तरीके से कर सके। सो ये है एक फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग वर्सेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके अलावा मैंने आपको ये भी समझाया कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी कि अकाउंट्स और कॉस्ट दोनों के जो रिपोर्ट्स बनते हैं उनको स्टडी करते हो और मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में मदद करते हो। अब अगर ये शॉर्ट नोट आपके एग्जाम में 4 नंबर का आए, तो डेफिनेटली आप एक अच्छे खासे लिखने लायक सिचुएशन में रहोगे। सो इस चीज का ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप इज सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग।
वेल, मैनेजमेंट अकाउंटिंग काम कहाँ क्या क्या आता है उसके ऊपर में कुछ पॉइंट्स है। ऑब्वियसली इट इज रिक्वायर्ड कि आप इन पॉइंट्स को मेंशन जरूर करें, जिनको मैंने ग्रीन में हाईलाइट कर रखा है। अगर आप ये पॉइंट्स लिखोगे यू विल गेट एडिशनल मार्क्स, बट जस्ट इन केस यू कुडंट, आपको कम से कम अपने बना करके तो लिखना पड़ेगा, तो उसी के लिए ये पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे ये लिखा है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको 4 चीजों में मदद कर सकते हैं। नंबर 1, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में मदद करेंगे, नीड ऑफ मैनेजमेंट में मदद करेंगे, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन से रिलेटेड मदद है, और एक ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस है। तो देखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस से शुरुआत करते हैं, नीचे से शुरुआत करते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको यहाँ पे कई सारे रिपोर्ट्स बना करके देते हैं जो कि मैनेजमेंट को मदद करते हैं टू मीट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। बहुत ही सही है ये तो। यह हमें पहले से मालूम है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या है, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स बनाना जिससे मैनेजमेंट कुछ ना कुछ असिस्टेंस ले लेगा और उसके बाद ऐसे डिसीजन लेगा जिससे ओवरऑल कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो जाए। अब देख रहे हैं कितना मतलब मस्त घुमा करके ये बात लिखा हुआ है। अगर आप ब्रॉड टॉपिक पढ़ोगे ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस तो समझ में ही नहीं आएगा हाउ कैन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस बी अटेन्ड थ्रू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बट इसका लंबा लूप समझाया गया है। समझाया गया कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या करेगा, रिपोर्ट्स बनाएगा, रिपोर्ट्स किसके बाद जाएंगी, मैनेजमेंट उससे डिसीजन लेगा, डिसीजन से क्या होगा, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स मीट होंगे। ठीक है, चलो समझ में आता है। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। तो देखो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन तो ऑब्वियसली पास ऑन करता ही है। जितने भी रिपोर्ट्स बनते हैं, जितने भी एनालिसिस होते हैं, ये सिर्फ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन नहीं है बल्कि क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है। यानी आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी कैसे चल रही है, कौन से एरियाज पे काम करने से, कौन से प्रोडक्ट मिक्स को मेंटेन करने से आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, उन्हीं सारी चीजों के ऊपर में ऑब्वियसली सारे रिपोर्ट्स बनते हैं। यही बात यहां लिखी है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग accumulates the qualitative information so that the management will concentrate on actual issue to deliberate and attain specific conclusion even for complex प्रॉब्लम्स। यानी एकदम सीधी सी बात है कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम सिर्फ ये नहीं है कि हम आपको क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन दे दे, हमारा काम ये भी है कि हम ऐसी रिपोर्ट्स बनाएं जो कि क्वालिटेटिव नेचर की हो और ऑब्वियसली वो हमारे बिजनेस के ऑपरेशंस और हमारे बिजनेस के एफिशिएंसी को इंप्रूव करने में मदद करें। नेक्स्ट अप इज नीड ऑफ मैनेजमेंट। ये तो बात पहले से ही तय है। अब मैनेजमेंट डजंट नो व्हाट इज द कोर ऑपरेशन और मे नॉट बी एबल टू मॉनिटर द कोर ऑपरेशन। मुझे ये कहना सही रहेगा कि मैनेजमेंट को ऑब्वियसली बिजनेस के बारे में पता है, लेकिन मैनेजमेंट को कोर ऑपरेशंस कौन कैसे क्या कर रहे हैं, वेरिएंस क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ये सब चीजों का अंदाजा नहीं है। ये सब चीजों का अंदाजा बेटर कौन करके देगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम यही है कि आपके बिजनेस में जो कुछ भी हो रहा है उसको ढंग से रिपोर्ट्स में प्रेजेंट करें और वो प्रेजेंट करके मैनेजमेंट के आगे रखे। सो ऑब्वियसली ये मैनेजमेंट की कई सारी नीड्स को पूरा करता है। कह सकता हूं इसमें एक बहुत बड़ी नीड है अवेयरनेस की, अवेयरनेस एज टू व्हाट योर बिजनेस इज डूइंग। तो ऐसे में मैनेजमेंट की नीड्स को भी पूरा करना मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक पार्ट है। एंड फाइनली डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में यही लिखा है कि आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत अच्छे से मदद करता है कि किस तरह आप अपने अथॉरिटीज को डेलीगेट कर सकते हैं। अब इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल यही होगा कि ऐसे तो डिसीजन मेकिंग हाथ में है मैनेजमेंट के, पर मैनेजमेंट कई बार अपनी ओवरसाइट रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फिर अपनी ओवरसाइट अथॉरिटीज मैनेजमेंट अकाउंटेंट को सौंप देते हैं। ओवरसाइट का मतलब हो गया बिजनेस के ऊपर से देखरेख करना। तो बिजनेस के ऊपर से देखरेख करना और सारे रिपोर्ट्स बनाना एंड उसके हिसाब से जो भी हमारे रेमेडियल मेजर्स हैं उनको रेकमेंड कर पाना, ये सब मैनेजमेंट अकाउंटेंट को कैसे मिला? ये इसलिए मिला क्योंकि द मैनेजमेंट इटसेल्फ हैज गिवन देम द पावर्स एंड दिस इज द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पे 4 बातों का आपको ख्याल रखना है। अगर ये सवाल कल को एग्जाम में आ जाए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एंड बिलीव मी इस तरह के सवाल जब एग्जाम में आता है ना तभी प्रॉब्लम करते हैं। बच्चों को याद नहीं आता क्या लिखे, फिर कुछ भी लिखते हैं, नंबर भी नहीं मिलते। तो 3-4 पॉइंट्स है जिनको आपको डेफिनेटली याद रखना है। नंबर 1, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इससे फुलफिल होता है। नंबर 2, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन मिलती है। नंबर 3, नीड ऑफ द मैनेजमेंट पूरी होती है। एंड नंबर 4 होता है अपना डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है ना, परफेक्ट। आफ्टर सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, नेक्स्ट वी हैव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कहानी बदल गई, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर बात हो रही थी, अब कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर बात हो रही है। तो देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग को मैंने आपको ग्रुप 1 वगैरह में भी ऐसे ही समझाया हुआ है कि कोई भी अकाउंटिंग जो होती है, वेदर इट बी फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सबको हम प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करें, क्लासिफाई करें एंड प्रेजेंट करें। यही चीजें यहां पे करनी है। अगर हम रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग और रिपोर्टिंग का काम अच्छे से कर दें तो फिर आप समझ लो आपने अकाउंटिंग कर दी। अब सवाल आता है कि ये सब करना किसका है? तो हमको ये सब करना है ऑफ ऑल द कॉस्ट रिकॉर्ड्स और एनी ट्रांजैक्शन दैट इज रिलेटेड विद द प्रोडक्शन फैसिलिटी। ये चीज यहां लिखी है, दैट रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर,
preparation of periodical statements and reports that will help in controlling cost. All of this is a part of cost accounting. कॉस्ट अकाउंटिंग में 3 मेजर कामों को हमको ध्यान देना है. पहला काम हमारा हमेशा यही होगा कि हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके प्रॉपर्ली जो डिजायर्ड रिपोर्ट्स है वो बना लें. सो फर्स्ट टास्क इज प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स. सेकेंड टास्क होने वाला है एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट अकाउंटिंग का, कि कॉस्ट अकाउंटिंग में रिपोर्ट्स तो हम बनाएंगे ही, बट एट द एंड वी आल्सो विश टू नो व्हाट शुड और व्हाट इज आवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एंड एट द सेम टाइम ऑब्वियसली उसी पे डिपेंड करता है सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना, तो वो भी डिटरमाइन हो जाता है. एंड थर्ड पॉइंट इज कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन. ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं किसी भी बिजनेस के. कॉस्ट कंट्रोल होता है जब आपने अपने लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए थे और उन स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट आप एक्चुअल्स को देख करके अपने बिजनेस में नॉन स्टॉप कंट्रोल करते ही रहते हो खर्चे को. और कॉस्ट रिडक्शन होता है एक परमानेंट रिडक्शन इन द कॉस्ट, जो कि अगेन आप रिपोर्ट्स को देख करके एनालाइज करते हो वेदर इज देयर अ नीड ऑफ अ सब्सटैंशियल चेंज इन द बिजनेस दैट कैन ब्रिंग इन कॉस्ट रिडक्शन. तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, और बात बाकी तो देखो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग यहाँ खत्म नहीं हो रहा है. आप चाहो जो इतने पॉइंट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो. नंबर 1 कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्वियसली ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि हम जो कॉस्ट डिटरमाइन कर रहे हैं वो एक्यूरेट हो. नंबर 2 कॉस्ट कंट्रोल अच्छे से हो. नंबर 3 बजट्स और प्लान पहले से बना ले. इसके अलावा परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, डिसीजन मेकिंग में मदद करना, एंड क्या क्या नहीं है. सो अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में यही चीज लिखने वाले हो कि कॉस्ट अकाउंटिंग हम क्या है, पहले तो ये समझाएंगे, फिर दूसरा हम यही समझाएंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत क्यों है, क्यों हम कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं, जिसमें ये मेन ब्रॉड टॉपिक्स निकल करके आते हैं. एंड आई होप ये आपको सिंपल भी लग रहा है, आसान भी लग रहा है. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. तो चलो पास्ट टर्म के तो कुछ क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं, अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की बात करते हैं, जिसमें पहला आता है वापस मैनेजमेंट अकाउंटिंग. तो भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, वापस सेम ही क्वेश्चन है. तो ऊपर हमने वैसे इसके बारे में पढ़ा है, वापस एक बार देख लेते हैं. तो यहाँ पे देखो यही बात लिखा है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब यही है कि हम मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन देंगे. कहां से आएगी वो इन्फॉर्मेशन? कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, और मैनेजमेंट उससे क्या करेगा? डिसीजन मेकिंग में उसको मदद होगी. क्लियर? ये बात यहाँ पे भी लिखी हुई है. ब्राउन एंड हॉवर्ड का ये एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, इफ यू कुड रिमेंबर देयर डेफिनेशन तो याद जरूर करना. इसमें यही बात लिखा है कि यहाँ पे हम मैनेजमेंट को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, एंड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू देम दे विल बी एबल टू create better plans and also create an environment जहां पे कॉस्ट कंट्रोल अच्छे से हो पाए. अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑब्वियसली मैनेजमेंट के लिए काफी काम आता है. तो मैनेजमेंट को कहां कहां काम आता है? मैनेजमेंट को अगर कोई स्ट्रैटेजी बनानी है तो स्ट्रैटेजी की बैक टेस्टिंग कौन करेगा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग. प्लानिंग वगैरह के सारे इनपुट्स कौन देगा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग. डिसीजन टेकिंग का मैं कह सकता हूं डिसीजन टेकिंग के लिए जो बैकग्राउंड वर्क है तो वो कौन करेगा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग. इसके अलावा रिसोर्सेज की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, डिस्क्लोजर्स प्रॉपर्ली सारे स्टेक होल्डर्स को दे पाना, और एसेट्स को सेफगार्ड करना, ये सारे भी मैनेजमेंट अकाउंटेंट के मैं कह सकता हूं ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं. क्लियर? अब ये सब फ्रैंकली स्पीकिंग बढ़ाने वाले टॉपिक्स हैं. कई जगह मैंने ज्ञान वर्ड भी यूज किया है क्योंकि मुझे पता है ये सब ये बढ़ाने वाली बातें हैं. अगर मुझसे कोई पूछेगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, तो शायद मैं यही एक्सप्लेन करूंगा कि भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से लेकर के इंफॉर्मेशन बनाई जाती है, मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग के लिए दिया जाता है. मैनेजमेंट ऑब्वियसली इससे अपने बिजनेस में सुधार लाती है. तो ये हम लोग लिखेंगे, बेसिक पॉइंट्स यही होंगे. अगेन इसके लिए कोई एक्रोनिम की जरूरत है नहीं, थोड़े बहुत पॉइंट्स मेंशन कर देना, काम हो जाएगा आपका. नेक्स्ट अप इज डिस्कस द रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन मैनेजमेंट प्रोसेस. अब वापस बार बार सेम बातें हैं. तो यहाँ पे देखो एकदम सिंपल तरीके से यही बात मैंने लिख रखी है कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करे. उनको रिकॉर्ड करने के बाद उनको प्रॉपर्ली एनालाइज करना और रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, और ये सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्कोप के अंदर आता है. यहाँ लिखा है मैंने ऊपर में, जो मेरी हैंडराइटिंग में लिखा है वो ये है, नॉट जस्ट रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस बट ऑल्सो एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द एंड रिजल्ट्स टू. करेक्ट? इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग अच्छे से कर पाती है, एंड बिजनेस भी ओवरऑल एफिशिएंट भी होता है और इफेक्टिव भी हो जाता है. क्लियर? एंड मैनेजरियल फंक्शंस में मदद करते हैं. व्हेन वी टॉक ऑफ मैनेजरियल फंक्शंस तो फिर वो सारे पॉइंट्स याद आ जाते हैं, प्लानिंग, कंट्रोलिंग वगैरह वगैरह. तो ये आ गया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग एंड स्टाफिंग. इन सारी चीजों में मदद की जाती है. मैंने इसमें लिखा है ज्ञान, यानी कि अच्छा होगा कि अगर आप सिर्फ इन पॉइंट्स को मेंशन कर दें, अंदर कुछ भी खास लिखने का जरूरत नहीं है, और आप भी जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि नॉट रियली रेलिवेंट, बस ये पॉइंट्स थे जो लिखने जरूरी थे. तो देखो घूम फिर करके मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फायदा क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फायदा यही है कि ये सिर्फ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, ये मैनेजमेंट को बहुत मदद करता है, जिससे मैनेजमेंट बिजनेस को एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाने में कामयाब होती है.
एंड ऑब्वियसली ये लोग एनालिसिस जो करते हैं वो एनालिसिस से काफी सारे मैनेजरियल फंक्शंस की मदद हो जाती है, जिसमें प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डिसीजन मेकिंग एंड स्टाफिंग, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में मैनेजमेंट की मदद होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो हमारे जो प्राइमरी फंक्शन है वो ऑब्वियसली है कि हम अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाएं और खर्चों को कम से कम करें या फिर लॉसेस को कम से कम करें। तो ये अपना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है जिसमें हम प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते हैं और खर्चों को या फिर लॉसेस को मिनिमाइज करना चाहते हैं। अब इसका और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होगा? तो भाई कॉस्ट अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इससे जो रिपोर्ट्स जनरेट होंगी वो एक रिलायबल इंफॉर्मेशन होगी। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक बहुत बड़ा फायदा ये भी है कि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल डेटा की आपको मिल जाती है। इसके अलावा आप प्रेजेंटेशन या डेटा का थोड़ा मॉडिफिकेशन और प्रेजेंटेशन पे काम कर सकते हैं, कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल पे काम कर सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन पे काम कर सकते हैं, कंट्रोल सप्लाई इंफॉर्मेशन टू वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड रिपोर्ट टू मैनेजमेंट। तो देखो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग यहाँ पे अगर मैनेजमेंट अकाउंटेंट के फंक्शंस की बात करें तो काफी काम है। तो इस काम को समझें कैसे, कैसे याद रखें इसको, इसके लिए थोड़ी सी मेहनत मैंने की है। देखो मैंने यहाँ ये लिखा है कि प्राइमरली मैनेजमेंट अकाउंटेंट का दो ही काम है। नंबर 1 डेटा क्रिएट करना, नंबर 2 डेटा को कम्युनिकेट करना। सिंपल, एकदम सिंपल रखा है मैंने। नंबर 1 डेटा क्रिएट करना, नंबर 2 डेटा को कम्युनिकेट करना। तो भाई डेटा क्रिएट करने में क्या क्या काम पड़ता है? डेटा क्रिएट करते वक्त सबसे पहले डेटा को ढंग से स्टोर भी करना पड़ता है। तो स्टोरेज ऑफ रिलायबल डेटा इज द फर्स्ट पॉइंट हियर। इसके अलावा कोई भी डेटा होता है तो उसको मॉडिफाई और प्रेजेंट करना पड़ता ही है, तो वो भी इसी का पार्ट है। इसके अलावा रिपोर्ट्स बनाते वक्त कई सारी एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन की रिजल्ट है, तो ये सारी फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन भी मैनेजमेंट अकाउंटेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, सो ये है सारी इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू डेटा। तो डेटा क्रिएशन में 3 चीजों का ध्यान देंगे, स्टोर अच्छे से करेंगे, इसके अलावा मॉडिफिकेशन और प्रेजेंटेशन पे ध्यान देंगे, एंड तीसरा ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करेंगे। अब बात आती है कम्युनिकेशन पार्ट की। तो कम्युनिकेशन करते वक्त सबसे पहले कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन इज इंपॉर्टेंट। मैनेजमेंट अकाउंटेंट को सारे के सारे लोअर लेवल जितने हैं मैनेजर्स, उन सब से इंफॉर्मेशन निकालनी है। इसके अलावा उस इंफॉर्मेशन को कंपाइल करना और आगे ट्रांसफर करना है। सो इस पूरे प्रोसेस में कम्युनिकेशन तो इन्वॉल्व है ही, साथ में कोऑर्डिनेशन भी इन्वॉल्व है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन को सप्लाई करना टू वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये भी मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ना कि सिर्फ नीचे की इंफॉर्मेशन ऊपर पास करता है बल्कि ऊपर की इंफॉर्मेशन भी नीचे पास करता है। एंड फाइनली मैनेजमेंट को सारी इंफॉर्मेशन, सारी एनालिसिस और सारी रिपोर्ट्स को सबमिट करना, उसको रिपोर्ट करना, ये भी मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम है। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट के डेटा से रिलेटेड 3 पॉइंट्स हो गए और कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड और 3 पॉइंट्स हो गए, जिनका अगर आप ख्याल रखेंगे तो आप बड़े आराम से ये बता पाएंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का या मैनेजमेंट अकाउंटेंट का फंक्शंस क्या है। क्लियर? इसमें ऑब्वियसली प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हम लोग मेंशन यही करेंगे कि हम प्रॉफिट को बढ़ाना या फिर लॉसेस को घटाना चाहते हैं, और ये काम करने के लिए हम 6 कामों पे ध्यान देंगे, जिसमें से 3 डेटा से रिलेटेड और 3 कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वेल लिमिटेशन तो देखो है ही, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जितनी रिपोर्ट्स बनी वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है। एक्यूरेसी इज नॉट गारंटीड। तो एक नंबर 1 एक्यूरेसी का देखो पता नहीं है, काफी सारी एनालिसिस में काफी सारे एरिया सब्जेक्टिव नेचर के होते हैं, सो ऐसे में एक्यूरेसी कुड बी डमाडोल। इसके अलावा टूल्स इन द हैंड ऑफ मैनेजमेंट, विच इज सो ट्रू। हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग को जब देखते हैं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज डेफिनेटली एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द बिजनेस, बट इट कैन नॉट रिप्लेस मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट के हाथ का ही एक टूल है, ठीक है ना, जिसको हिंदी में अगर हम समझाएं तो ये मैनेजमेंट के हाथ की कठपुतली है। सो मैनेजमेंट जिस तरह चाहेगी उनको नचा सकती है, उस तरह से उनको थोड़ा बहुत मैं कह सकता हूं उनको कोर फंक्शंस में चेंजेस ला सकती है। और ये जो चीजें हैं यही आपको ये बताती है कि ये इसकी लिमिटेशन है। मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी तभी काम कर पाएगा और वही काम कर पाएगा जिसमें उसको मैनेजमेंट का सपोर्ट है तब। सो डेफिनेटली इट कैन नॉट रिप्लेस मैनेजमेंट। अगर उसके कोई मैल इंटेंशंस भी है तो भी यू कैन नॉट रिप्लेस मैनेजमेंट, यू कैन नॉट सरपास देम। इसके अलावा कॉस्टली अफेयर ऑब्वियसली है, देखो नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, सो इट इज अ कॉस्टली अफेयर। एवोल्यूशनरी स्टेज है, सो आज भी ऐसा लगता है और आज भी ऐसा माना जाता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग आज भी एक नई फील्ड है और इसमें आए दिन बदलाव हो रहे हैं, आए दिन नए नए तौर तरीके आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये एवोल्यूशनरी स्टेज में है। सो अभी इसको पूरी तरह से एफिशिएंट नहीं माना जा सकता। साइकोलॉजिकल
रहेगा ही रेजिस्टेंस, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस इसलिए होता है बिकॉज हियर यू आर रिक्वायर्ड टू डेलीगेट अथॉरिटी, हियर यू आर ऑल्सो मेकिंग समवन अकाउंटेबल, तो ऐसे में रेजिस्टेंस हमेशा आएगा एंड दैट रेजिस्टेंस विल ऑलवेज बी फेल्ट। सो ये है अपने बेसिक लिमिटेशंस अबाउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एक बार मेरे साथ फिर से रिपीट कीजिएगा। एक्यूरेसी की गारंटी नहीं है, मैनेजमेंट के हाथ में टूल्स है, वी कैन नॉट रिप्लेस द मैनेजमेंट। ऑब्वियसली दिस इज अ कॉस्टली अफेयर, एवोल्यूशनरी स्टेज में है और रेजिस्टेंस टू चेंज है, जिसकी वजह से मैनेजमेंट अकाउंटिंग मे नॉट बी प्रैक्टिकल इनफ। क्लियर? सो विद दैट बीइंग सेड, हमारा फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट यूनिट कह सकता हूं हो चुका है यहाँ पे, जिसमें हम लोगों ने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया है। नेक्स्ट वी आर जंपिंग ऑन टू मार्जिनल कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑब्वियसली यही आता है, सीवीपी समझा दो। तो भाई सीवीपी का पूरा फुल फॉर्म होता है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट। ठीक है, कई बच्चे इसका नाम और इसका एक्रोनिम भी नहीं जानते, उनके लिए एक्रोनिम समझाया मैंने। सी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वी इज फॉर वॉल्यूम और प्रोडक्शन ऑफ सेल्स, प्रोडक्शन और सेल्स, एंड इसके अलावा P इज इक्वल टू प्रॉफिट। ये मार्जिनल कॉस्टिंग का ही एक पार्ट है, या फिर बोल सकते हैं इसका एक हल्का सा एक्सटेंशन है। मार्जिनल कॉस्टिंग में इतने सारे तौर तरीके हैं या इतने सारे फॉर्मूले बनते हैं, जिसमें खास करके पीवी रेशियो और बाद बाकी ब्रेक इवन, ये सारे जो मेन फॉर्मूले हैं, ये इतनी गजब की इंफॉर्मेशन हम तक पास ऑन कर सकते हैं दैट वी कैन एक्चुअली गो ऑन टू फाइंड आउट कि कितना वॉल्यूम होगा तो कितना कॉस्ट होगा और कितना प्रॉफिट होगा। ये जो इंटर रिलेशनशिप है बिटवीन वॉल्यूम, कॉस्ट एंड प्रॉफिट, इसी इंटर रिलेशनशिप की पूरी स्टडी को ही हम कहते हैं सीवीपी एनालिसिस। ये बात लिखी का है, यहां लिखा है द स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑन फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ चेंजेस इन फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, क्वांटिटी एंड मिक्स, दिस इज नोन एज सीवीपी एनालिसिस। बड़ा ही गजब का डेफिनेशन है बाई सीएमए लंदन। एंड ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि देखो भाई, आपके जो मेन इनपुट्स हैं वो इनपुट्स में आते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, सेल क्वांटिटी एंड प्रोडक्ट मिक्स। तो इनमें से अगर कुछ भी चीज में चेंज आएगा तो वो चेंज आपको प्रॉफिट पे नजर आ जाएगा। अब अगर आपको ये समझना है कि इनमें से जो भी बदलेगा वो प्रॉफिट को किस कदर बदलेगा, तो जो एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी उसी को हम कहते हैं सीवीपी एनालिसिस, यानी कि कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट एनालिसिस। फिर से समझो क्या लिखा है, फिर से पढ़ लो एक बार। द स्टडी ऑफ द इफेक्ट्स ऑन फ्यूचर प्रॉफिट्स, यानी आने वाले प्रॉफिट्स का जो बदलाव आएगा वो हम लोग को स्टडी करना है। एंड ये बदलाव किस वजह से आ रहा है? बिकॉज ऑफ सम चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स क्वांटिटी एंड द प्रोडक्ट मिक्स। क्लियर? यही बात वापस यहाँ पे रिपीट की गई है। ये इस तरह से लिखना बहुत सही रहता है, आप एक डेफिनेशन याद कर लो, उसके अंदर की सारी बातें लिख दो, काफी अच्छे से आपका आंसर बढ़िया से बन जाएगा। क्लियर? तो ये है दोस्तों अबाउट सीवीपी एनालिसिस। पूछे जाने पे ये जरूर लिखना है कि इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, और इसका एक्रोनिम क्या है? व्हाट इज सी? सी इज कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, V is volume and P is profit, and obviously CVP analysis helps you to explain the interrelationship between these three things, जिसमें से वॉल्यूम के हिसाब से कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट में मूवमेंट होती है, तो हम वो जानना चाहते हैं और वो जानने के लिए CVP analysis is critical। सीवीपी एनालिसिस आपका जो डेफिनेशन ऑफ सीमा लंदन है वो भी जरूर लिखना चाहिए। मेक्स रियली सेंस कि आप ये 2 लाइन के डेफिनेशन को याद करो और कल को एग्जाम में आए तो इसको ऐसे कैसे उतारो, गजब के नंबर मिलेंगे। परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप इज मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। नाउ व्हाट इज मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग? तो यहाँ पे एकदम क्लियरली लिखा है एरियाज वेयर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग इज इन्वॉल्व्ड। तो जहां जहां मैनेजमेंट को डिसीजन लेना पड़ता है वही है मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। तो मैनेजमेंट को डिसीजन लेना है, ये बिजनेस के लिए ऑब्वियसली एक क्रिटिकल फंक्शन है, एंड ये बिजनेस का क्योंकि क्रिटिकल फंक्शन है तो इस वजह से मैनेजमेंट कभी भी बिना जानकारी के कोई भी डिसीजन नहीं लेगी। यही तो पूरा खेल है। हम मैनेजमेंट अकाउंटेंट को क्यों हायर कर रखे हैं? मैनेजमेंट अकाउंटेंट को हायर इसलिए करें कि तुम भाई रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हमको टाइम टू टाइम देना। वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैनेजमेंट विल यूज देयर ओन एक्सपर्टीज एंड विल टेक सर्टेन डिसीजंस फॉर द बिजनेस। ऑब्वियसली दीज डिसीजंस और the way these decisions are being taken, this will critically impact the organization and its future। तो ये चीज क्रिटिकल है। अब ऐसे में मैनेजमेंट को मेन क्या क्या डिसीजन लेने होते हैं, वो सारे वही पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर मैं आपने शायद सवाल बनाए हैं, जैसे कि मेक और बाय। अब आप कभी भी कोई भी प्रोडक्ट को या तो बाजार से खरीद के ला सकते हो या फिर खुद से बना सकते हो। तो अब इसकी डिसीजन मेकिंग अगर आपको करनी है तो मार्जिनल कॉस्टिंग के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिसका अगर आपने ख्याल रखा तो आपका काम हो जाएगा। तो यस, ये बात यहाँ पे कवर्ड है। इसके अलावा एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग एंड एक्सपोर्ट ऑर्डर, वही रिलेटेड पॉइंट है। कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर है, अब इसको एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, कैसे पता चलेगा? थ्रू द मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। इसके अलावा सेलिंग प्राइस में क्या बदलाव लाएं, प्रोडक्ट मिक्स में क्या बदलाव लाएं, सेल्स मिक्स में क्या बदलाव लाएं,
की फैक्टर एनालिसिस, यानी कि कोई अगर बॉटलनेक ऑपरेशन है तो वो बॉटलनेक को कितना मेंटेन करना है, क्या करना है, पहले क्या बनाना है, बाद में क्या बनाना है, एंड सो ऑन। तो वो सारी एनालिसिस भी इसी का पार्ट है। इसके अलावा किसी डिवीजन को बंद कर दे क्या, या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर कर ले क्या, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, ये सारी चीजों में मैनेजमेंट का डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है। नेक्स्ट अप इज डिफरेंशियल कॉस्ट। आई थिंक दिस इज वेरी बेसिक एंड एग्जाम में ये काफी ज्यादा बार पूछता भी है। तो भाई जो डिफरेंशियल कॉस्ट है वो बहुत बेसिक है, काफी बच्चे इसमें उलझ जाते हैं, तो मैं समझा देता हूं। जब भी आप कोई दो ऑल्टरनेटिव्स को कंपेयर करते हैं तो दोनों ऑल्टरनेटिव्स में कोई एक ऑल्टरनेटिव जरूर होगा जिसका खर्चा कम होगा और दूसरे का ज्यादा होगा। सो ऐसे में यू कैन फाइंड आउट द डिफरेंस इन द कॉस्ट बिटवीन द टू ऑल्टरनेटिव्स। अगर आप कोई भी दूसरा ऑल्टरनेटिव लेते हैं और उसमें देखते हैं कि खर्चा बदल रहा है तो ऑब्वियसली दैट इज अ डिफरेंशियल कॉस्ट। अब बात यह आती है कि जिस ऑल्टरनेटिव में आप फिलहाल हो और किसी दूसरे ऑल्टरनेटिव को इवैल्यूएट कर रहे हो तो क्या आपका खर्चा बढ़ रहा है या खर्चा घट रहा है। अगर आपका खर्चा दूसरे ऑल्टरनेटिव में बढ़ने वाला है तो उसे हम कहते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट। और अगर आपके दूसरे ऑल्टरनेटिव में जाने से खर्चे उल्टे घटेंगे, आपको फायदा होगा, खर्चे कम लगेंगे, तो उन जो डिफरेंस है उसका जो डिफरेंस है उसे हम कहेंगे डिक्रीमेंटल कॉस्ट। सो वन इज इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंटल मतलब बढ़ना और डिक्रीमेंटल मतलब घटना। अब अगर हम डिफरेंशियल कॉस्ट के फीचर्स की बात करें तो इसमें फीचर्स में क्या क्या पॉइंट आते हैं। नंबर वन यहाँ पे ये पॉइंट आता है कि देखो डिफरेंशियल कॉस्ट को स्टडी इसलिए करना जरूरी है क्योंकि ये रेलिवेंट कॉस्ट एनालिसिस में काम आता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हमने क्लास में या फिर कई सवालों को बनाते वक्त भी मैंने आपको बताया है कि अगर मेरे 100 रुपए, या एग्जाम्पल देते हैं, आप आज की ये क्लास कर रहे हो, आपको 100 रुपए देने पड़ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। अगर ये क्लास नहीं भी करते तो भी 100 रुपए देने पड़ते ही। तो टेक्निकली ये 100 रुपए आपके लिए ना ही इंक्रीमेंटल कॉस्ट है ना ही डिक्रीमेंटल है, क्योंकि ये दोनों ही ऑल्टरनेटिव्स में कॉमन खर्चा है। यानी आप क्लास करो तो भी 100 रुपए लग रहे हैं और नहीं करो तो भी 100 रुपए लग रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये 100 रुपए का जो खर्चा है, ये खर्चा आपके डिसीजन मेकिंग पे इंपैक्ट नहीं लाना चाहिए, बिकॉज दिस 100 रुपीज विल बिकम इररेलेवेंट। ये चीज की स्टडी अगेन कैसे पॉसिबल है, बिकॉज वी आर एबल टू फाइंड आउट व्हाट इज द डिफरेंशियल कॉस्ट। इनफैक्ट आप आगे जाकर के एडवांस स्टेजेस में शायद फाइनल लेवल पे और अच्छे से भी सीखोगे कि जब हम रेलिवेंट कॉस्टिंग प्रैक्टिस करते हैं देन वी एक्चुअली लुक एट ओनली डिफरेंशियल पोर्शन। यानी हम सिर्फ डिफरेंशियल कॉस्ट, जो कि इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंटल कुछ भी हो सकता है, उसी पे फोकस करते हैं। सो ऑब्वियसली दिस इज अ क्रिटिकल फीचर ऑफ डिफरेंशियल कॉस्ट कि ये रेलिवेंट कॉस्टिंग का पार्ट है। इसके अलावा टोटल डिफरेंशियल कॉस्ट रेदर देन कॉस्ट पर यूनिट आर कंसिडर्ड, विच इज ऑब्वियसली ट्रू। अब अगेन यहाँ पे ऐसा होता है कि आप ना टोटल कॉस्ट की बात मत करो, यू जस्ट टॉक अबाउट द एक्स्ट्रा खर्चा। अब मैं किसी ऑल्टरनेटिव में पहले हूं जिसमें मेरा 500 रुपए लग रहा है, अगर मैं इसकी जगह दूसरे ऑल्टरनेटिव में जाऊं तो मेरे को 700 रुपए लगेंगे। तो आई शुड नॉट बी एक्चुअली वरिंग अबाउट 700 रुपीज, आई शुड बी वरिंग अबाउट ओनली एक्स्ट्रा 200 रुपीज। यही चीज के ऊपर पहले भी मैंने एम्फेसाइज किया कि हम सिर्फ डिफरेंशियल को चेक करना चाहते हैं एंड हमारी डिसीजन मेकिंग में सिर्फ डिफरेंशियल कॉस्ट को ही कंसिडर करना चाहिए। रेलिवेंट कॉस्ट का एग्जांपल वापस पॉइंट नंबर 4 में आपको दिख रहा है। इसके अलावा डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस मेड आउटसाइड द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। तो अकाउंट्स में तो क्या होता है ना, अकाउंट्स में पूरा खर्चा हम रिपोर्ट करते हैं, लेकिन जब डिसीजन मेकिंग की बारी आती है तो उस समय हम सेपरेटली डिफरेंशियल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। सो ऑब्वियसली वो अकाउंटिंग के बियॉन्ड है। सो ये है कुछ बेसिक फीचर्स अबाउट डिफरेंशियल कॉस्ट, जिसको अगेन लिखने से आपका काम बन जाएगा। रेलिवेंट कॉस्टिंग को जरूर से याद कर लेना व्हेन यू विल बी डिस्क्राइबिंग डिफरेंशियल कॉस्ट। बाद बाकी डिफरेंशियल कॉस्ट का फर्स्ट पॉइंट तो यही बनता है, द डिफरेंशियल कॉस्ट इज द डिफरेंस इन द प्रॉफिट, और आई वुड से डिफरेंस इन द कॉस्ट अंडर टू ऑल्टरनेटिव्स। तो दो ऑल्टरनेटिव में जब खर्चों में डिफरेंसेस आ जाएं तो उसे हम कहते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट। अगर ये आपका खर्चा बढ़ाने वाला है, इफ यू मूव इनटू द डिफरेंट ऑल्टरनेटिव, तो उसे हम कहते हैं इंक्रीमेंटल, और अगर ये खर्चा घटाने वाला है इसे हम कहते हैं डिक्रीमेंटल। बाद बाकी तो आप आराम से फीचर्स के 1-2 पॉइंट और लिख देना। नेक्स्ट अप इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपके लिए एक छोटा सा डायग्राम भी बनाया मैंने। एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर समझना है, सीधा एक डायग्राम देखो, आपका काम हो जाएगा। डायग्राम ये बता रहा है दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल दैट इज क्रिएटेड थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द सेल्स एंड द टोटल कॉस्ट कर्व्स। यही बात शायद यहां लिखी है, एंगल फॉर्म्ड एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टोटल सेल्स लाइन एंड टोटल कॉस्ट लाइन। ये एंगल जितना ज्यादा लार्जर होगा उतना तेजी से आपको प्रॉफिट होगा। सीधी सी बात है, जितना लार्जर इसका एंगल होगा इसका मतलब द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड टोटल कॉस्ट इज मोर एंड मोर एज यू मूव फर्दर। तो इसीलिए आपके प्रॉफिट की जो ग्रोथ होगी या प्रॉफिट की जो ओवरऑल अमाउंट होगी वो और तेजी से ग्रो करेगी इफ योर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर। ये इतनी सी बात कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द
एंगल दैट इज बीइंग क्रिएटेड थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ सेल्स कर्व एंड टोटल कॉस्ट कर्व। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो बन रहा है वही है हमारे लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, इसको छोड़ के जाने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता। आगे ब्रेक इवन एनालिसिस, बच्चा बच्चा जानता है ब्रेक इवन एनालिसिस में हमारा काम ये है कि हम फिक्स कॉस्ट को और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को स्टडी करते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट वी ट्राई टू डिटरमाइन व्हाट इज गोइंग टू बी अवर ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट एक तरह से एक बिजनेस के लिए एक बेंचमार्क के तौर पे काम करता है, क्योंकि अगर ब्रेक इवन पॉइंट को वो अचीव ना करें तो उनको प्रॉफिट नहीं होगा, उल्टा लॉस होगा। सो ब्रेक इवन एनालिसिस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी बिजनेस प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग एंड इसीलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे यार लिखा है कि व्हाट इज ब्रेक इवन? ब्रेक इवन इज द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन और सेल्स वेयर यू विल हैव नो प्रॉफिट नो लॉस। इसके अलावा यहाँ पे टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। तो ये है बेसिक, मैं कह सकता हूँ एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट ब्रेक इवन पॉइंट इज। इसके अलावा ब्रेक इवन चार्ट भी यहाँ पे शो किया गया है, करेक्ट, विच अकॉर्डिंग टू मी इज अ वेरी गुड चार्ट। इस चार्ट में सब कुछ आ जाता है, ठीक है। एक्स जो एक्सेस है यानी जो अपनी हॉरिजॉन्टल एक्सेस है उसमें आते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स, हमारे वाई एक्सेस में आते हैं रेवेन्यू एंड कॉस्ट। तो ऐसे में आप देख सकते हैं टोटल सेल्स अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है, टोटल कॉस्ट भी एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है लेकिन इसकी स्लोप कम है। इसके अलावा इसकी स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन से नहीं होती बिकॉज ये सेमी वेरिएबल नेचर का होता है, इसमें थोड़ा पोर्शन फिक्स और थोड़ा पोर्शन वेरिएबल होता है। जहां पे सेल्स और टोटल कॉस्ट की लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, वहां पे एक एंगल बन रहा है जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड बात बाकी यहाँ पे यही सब चीजें यहाँ पे दिखाई गई है जिसको आपको गौर करना है। नेक्स्ट अप इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्सेस मार्जिनल कॉस्टिंग। काफी डिफरेंट है। इनफैक्ट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग का जो डिफरेंस था उस पर हमने सवाल भी बनाए थे। ये एक मैं कह सकता हूं लास्ट वीडियो होगा शायद मार्जिनल कॉस्टिंग में। जस्ट इनकेस आपने नहीं देखा होगा, मैं एनरोल्ड बच्चों से बात कर रहा हूं, जस्ट इनकेस आपने नहीं देखा होगा तो जाके देखना। मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बीच का फर्क बहुत सिंपल है। यहाँ जो फर्क आता है वो आता है एब्जॉर्प्शन को लेकर के। मार्जिनल कॉस्टिंग के कुछ नियम है। मार्जिनल कॉस्टिंग ये मानता है कि अगर आप अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपके सारे के सारे मटेरियल, लेबर, ये सब के तो खर्चे आने ही चाहिए बिकॉज दीज आर वेरिएबल इन नेचर। इसके अलावा आप सिर्फ वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स को कंसिडर करो एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वहीं पे अगर हम बात करते हैं अबाउट अवर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग तो वो मटेरियल को मानता है अपना खर्चा, लेबर को भी मानता है, वेरिएबल ओवरहेड को भी मानता है, पर फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड को भी कंसिडर करता है। सो बेसिकली जो मेन डिफरेंस आता है वो मेन डिफरेंस आता है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड को भी एब्जॉर्ब किया जाता है टू द प्रोडक्ट, सो दैट टेक्निकली बिकम्स अ प्रोडक्ट कॉस्ट। जबकि वहीं पे अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग में चले तो मार्जिनल कॉस्टिंग में जितने भी फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं, वेदर इट बी रिलेटेड टू प्रोडक्शन और इट बी रिलेटेड टू ऑफिस और इट बी रिलेटेड टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो सारा का सारा प्रोडक्ट नहीं बल्कि पीरियड कॉस्ट हो जाता है। ये बातें यहां लिखी होंगी। पहला तो ये लिखा है कि भाई जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है उसको हम ट्रेडिशनल या फिर टोटल कॉस्टिंग भी कहते हैं। टोटल इसलिए क्योंकि इसमें वेरिएबल और फिक्स दोनों जुड़ जाते हैं। यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो डायरेक्टली चार्ज किया जाता है प्रोडक्ट में और फिक्स कॉस्ट जो होता है वो अपोर्शन किया जाता है टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। वहीं पे अगर हम बात करते हैं ओवरऑल खर्चों की तो भाई सारे जितने भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड खर्चे हैं या तो वो इनकरेंस पे या फिर एब्जॉर्प्शन के थ्रू चार्ज हो जाते हैं। ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की खास बात है। लेकिन मार्जिनल में चले तो मार्जिनल काफी डिफरेंट है। मार्जिनल पहला तो भेदभाव करता है बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिर उसके बाद वेरिएबल में भी जो प्रोडक्शन रिलेटेड खर्चे हैं उनको वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंसिडर करता है। बट जस्ट इन केस देयर इज अ वेरिएबल सेल्स related expenditure, so that will not be considered as part of cost of production. Obviously इन दोनों के जो तौर तरीके हैं उसमें जो डिफरेंस आता है उसकी वजह से वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में डिफरेंस आता है एंड प्रॉफिट में भी डिफरेंसेस आ जाते हैं। जब इन प्रॉफिट के डिफरेंसेस को आप रिकंसाइल करने जाते हो तो काफी सारी ट्रीटमेंट सामने आती है जिससे ये पता चल जाता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्यों प्रॉफिट डिफरेंट आता है। क्लियर? नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग इन डिसीजन मेकिंग। तीन बड़े एप्लीकेशंस यहाँ पे हैं, इनफैक्ट और भी हैं, जिसमें पहला तो ऑब्वियसली यही है कि अब आप देखो किस टाइप के सवाल आते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग में। क्या आपने प्रोडक्ट मिक्स के सवाल बनाए? हाँ भैया बनाए हैं। प्रोडक्ट मिक्स वो सिचुएशन है जहां पे देयर इज सम बॉटलनेक ऑपरेशन, हो सकता है आपके पास समय की कमी हो, तो ऐसे में बॉटलनेक ऑपरेशन होने की वजह से यू नीड टू डिसाइड विच प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस्ड विच नॉट टू बी प्रोड्यूस्ड। तो उसका अगर आपको अंदाजा करना है ऑब्वियसली मार्जिनल कॉस्टिंग इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज लिमिटिंग फैक्टर्स। टॉक ऑफ लिमिटेशन फैक्टर्स तो वो बॉटलनेक ऑपरेशंस की बात हो रही है। बाय और डिसीजन का भी डिसीजन कैसे लेंगे? बाय वे ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। सेलिंग प्राइस को बनाना, शटडाउन या फिर ऑपरेट करने के डिसीजन तक पहुंचना, ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन और प्रॉफिट प्लानिंग, इन सारी चीजों में मार्जिनल कॉस्टिंग का भरपूर हाथ है और काफी मदद मिलती है।
नेक्स्ट आ गया मार्जिनल कॉस्टिंग वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और अब की बार टी फॉर्म में है। मैं चाहूंगा कि आप इसको अच्छे से पढ़ें, ठीक है, और ज्यादातर चीजें मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, तो एक बार इसको री स्टडी कर लेना, ठीक है ना। मार्जिनल कॉस्टिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं, बट टी फॉर्म वाला बहुत अच्छा है, इसको एक बार पढ़ना बनता है। नेक्स्ट अब इज इन डिफरेंस पॉइंट और ब्रेक इवन पॉइंट, इनको हमको बताना है, इनको फॉर्मूला, डेफिनेशन और पर्पस के हिसाब से रीडिफाइन करना है, या फिर बोल सकते हैं डिफरेंशिएट करना है। तो देखो डिफरेंशिएट करना काफी आसान है। अगर हम इन डिफरेंस पॉइंट की बात करें तो इन डिफरेंस पॉइंट इज दैट पॉइंट वेर इन योर प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, indifference or I would say your profit or loss or maybe your total cost is indifferent amongst two alternatives. तो indifference point वो पॉइंट है जहां पे आप दो अल्टरनेटिव की बात कर रहे हो जिसपे दोनों पे कॉस्ट सेम आ जाए या फिर में प्रॉफिट सेम आ जाए। बट वहीं पे अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट की बात करें तो ब्रेक इवन पॉइंट वो लेवल ऑफ पॉइंट है जहां पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस खुद ब खुद में जीरो आ जाता है। सो ये इंडिफरेंस पॉइंट से अलग है। इंडिफरेंस पॉइंट में दो का प्रॉफिट सेम आ रहा है, ये जरूरी नहीं है दोनों का जीरो होना चाहिए, लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट में इट इज नेसेसरी दैट देयर शुड बी नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। इसके ऊपर बात यहां लिखी है, इंडिफरेंस पॉइंट पे लिखा है पॉइंट एट विच प्रॉफिट अर्न्ड अंडर टू अप्रोचेस इज सेम। अब आप इसे प्रॉफिट बोल लो या फिर टोटल कॉस्ट बोल लो, इट्स द सेम थिंग। अब ब्रेक इवन पॉइंट में लिखा है एक ऐसा पॉइंट जहां पे आपका प्रॉफिट या लॉस होता है जीरो। अंत में इनके पर्पस की बात करें तो इंडिफरेंस पॉइंट इज यूज्ड टू फाइंड आउट कि कौन सा अल्टरनेटिव किस रेंज में बेटर है। अगर हम दो अल्टरनेटिव्स की लड़ाई करें तो इंडिफरेंस पॉइंट की एक तरफ एक अल्टरनेटिव स्ट्रांग होता है और दूसरी तरफ दूसरा अल्टरनेटिव स्ट्रांग होता है। सो ऑब्वियसली ये इंडिफरेंस पॉइंट एनालिसिस हमें ये बताती है कि कब कौन से अल्टरनेटिव को हमको हाँ या ना बोलना चाहिए। इसके अलावा ब्रेक इवन पॉइंट आपको मदद करता है प्रॉफिट प्लानिंग करने के लिए। क्लियर? परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स दोज आर टेकन इनटू अकाउंट बाय मैनेजमेंट व्हाइल कंसीडरिंग अ मेक और बाय डिसीजन। तो मेक और बाय डिसीजन के वक्त कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना है? आई वुड से थोड़ा ज्ञानबाजी है इधर, लेकिन यहाँ पे हम सबसे पहले ये देखना चाहेंगे कि हमारा मार्जिनल कॉस्ट वर्सेस मार्केट कोट क्या है। अगर मान लो हम प्रोडक्ट बनाने जाएं और हमको बनाने में 5 रुपए का खर्च होगा, वहीं पे मार्केट से हम इसको 8 रुपए में खरीद करके लेके आ रहे हैं, सो क्लियरली हम इसके मार्जिनल कॉस्ट यानी कि 5 रुपए को कंपेयर कर सकते हैं विद द मार्केट प्राइस इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वेदर टू बाय और टू मेक। इसके अलावा प्लांट कैपेसिटी भी बहुत मैटर करती है। अगर आपकी प्लांट कैपेसिटी ऑलरेडी 100% है तो फिर मेक का ऑप्शन ही नहीं बचता आपके पास, आपको बाय ही करना पड़ेगा। और अगर फिर भी आप मेक करना चाहते हो तो फिर आपको बॉटलनेक ऑपरेशन की एनालिसिस करनी होगी और ये पता करना पड़ेगा वेदर योर जिद्दीपना इज लीडिंग टू प्रॉफिट इंक्रीज और प्रॉफिट डिक्रीज। सो बेसिकली आपके पास रिसोर्सेस की कमी है, प्लांट 100% यूटिलाइजेशन पे है, फिर भी आप डिसाइड करते हो नहीं हम तो बनाएंगे, तो इसको बनाने जाओगे तो कुछ तो नहीं बनेगा, तो आपको कॉस्ट बेनिफिट ट्रेड ऑफ भी करना पड़ेगा कि इसको बनाने से जो प्रॉफिट हो रहा है और कुछ नहीं बनने से जो नुकसान हो रहा है वो क्या आपस में वेरीफाइबल और कंपेरेबल है भी कि नहीं। इसके अलावा ऑब्वियसली प्लांट कैपेसिटी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट और सिक्रेसी, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसका ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट ब्रीफली द इफेक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपका क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड आपकी क्वांटिटी सोल्ड के बराबर हो जाए तब तो आपके मार्जिनल कॉस्टिंग और आपके एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आपका क्वांटिटी प्रोड्यूस और क्वांटिटी सोल्ड बराबर हो गया तो ये समझ लो कि आपके कोई भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, और अगर क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो फिर ये दोनों मेथड्स डिफरेंस क्रिएट कर ही नहीं सकते। इनके डिफरेंसेस आते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, बट जस्ट इन केस देयर इज नो क्लोजिंग स्टॉक ऑब्वियसली देयर वुड नॉट बी एनी डिफरेंस। एंड दूसरा पॉइंट है जहां पे क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इज ग्रेटर देन क्वांटिटी सोल्ड, तो ऐसे में आपका कुछ ना कुछ क्लोजिंग स्टॉक जनरेट होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक जनरेट होने से आप ध्यान रखिएगा कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो होगी उसमें जो हमारा प्रॉफिट आएगा दैट विल बी हायर देन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ऑब्वियसली वाइस वर्सा। So if your quantity produced is less than quantity sold, then your marginal profit will be higher than absorption costing. इसके ऊपर मैं अच्छे से सोचिएगा थ्रू एन एग्जाम्पल, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट को किस किस तरह से सेग्रीगेट करते हैं। तो देखो, एक तो होता है स्कैटर ग्राफ मेथड जिसको ग्राफिकल मेथड भी कहते हैं। यहां पे हम एक रिग्रेशन लाइन क्रिएट करते हैं और वो रिग्रेशन लाइन हमें ये बताता है व्हाट इज अवर इंटरसेप्ट एंड स्लोप, एंड बेस्ड ऑन दैट वी फाइंड आउट व्हाट इज अवर फिक्स्ड कॉस्ट एंड व्हाट इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेकेंड मेथड है कंपैरिजन मेथड जिसमें हम चेंज इन
कॉस्ट बाय चेंज इन क्वांटिटी करते हैं, ये यूजुअली हम फॉलो भी करते हैं अपने रियल लाइफ में। हाई एंड लो लेवल मेथड भी एक मेथड होता है, एक लीस्ट स्क्वायर मेथड होता है जिसमें अगेन एक रिग्रेशन लाइन बनती है। एंड फाइनली देयर इज एन एनालिटिकल मेथड जहां पे वेरिएबल कॉस्ट को तो एनालाइज किया जाता है, और वेरिएबल कॉस्ट एक बार आ जाए तो ये पता लगा लिया जाता है कि बाकी फिक्स कॉस्ट कितना है, बाय फाइंडिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन सेमी वेरिएबल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। 5 टाइप्स ऑफ मैनेजरियल डिसीजन बताइए दैट कैन बी यूज्ड फ्रॉम डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस। वही सेम पॉइंट्स है, रिपीट कर दीजिए, कुछ भी नहीं जाएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग की लिमिटेशंस क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग की सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि ये चाहता है कि खर्चे को वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में बांट दिया जाए, पर कभी कभार ये संभव नहीं होता। नंबर 2, मार्जिनल कॉस्टिंग एलिमिनेट कर देता है फिक्स कॉस्ट को फ्रॉम वैल्यूएशन ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड या फिनिश गुड्स एंड डब्ल्यूआईपी, व्हिच इज आल्सो नॉट ट्रू। वेल ये लेकिन होता तो है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में जब आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं देन द वैल्यूएशन हैपेंस एट सम कॉस्ट व्हिच आर वेरिएबल इन नेचर, उसमें कई फिक्स कॉस्ट वगैरह को कंसीडर नहीं करते, तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट द एंटायर पिक्चर ऑफ फिक्स गुड्स या फिर फिनिश गुड्स एंड डब्ल्यूआईपी। इसके अलावा मार्जिनल मे नॉट बी यूजफुल फॉर कंपनीज और इंडस्ट्रीज व्हिच आर साइक्लिकल इन नेचर, करेक्ट। इसके अलावा मार्जिनल कॉस्टिंग डज नॉट प्रोवाइड एनी स्टैंडर्ड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मार्जिनल कॉस्टिंग सब एनालिसिस कर देगा, सब कुछ कर देगा, बट इट विल नॉट गिव यू अ बेंचमार्क टू कंपेयर विथ। इसके अलावा शॉर्ट टर्म में रिलायबिलिटी डेफिनेटली रहती है मार्जिनल कॉस्टिंग की, पर लॉन्ग टर्म में होगा कि नहीं होगा पता नहीं। सो यस, इसी के साथ में ये वाला भी अपना चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। थर्ड चैप्टर में चलेंगे ट्रांसफर प्राइसिंग, उससे पहले 1 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। चलिए 1 मिनट का ब्रेक है, ज्वाइन करते हैं वापस 1 मिनट बाद। Okay, so break over and finally we get started with this chapter which is transfer pricing. Well, transfer pricing में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है कि भाई व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ मार्केट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग। पहला तो मार्केट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग है क्या? ट्रांसफर प्राइसिंग हम सबको पता है कि जब हम एक इंटर डिविजनल ट्रांसफर करते हैं अपने प्रोडक्ट का, खास करके इंटरमीडिएट यूसेज के लिए, तो उस केस में हमें उसे ट्रांसफर प्राइसिंग उसकी सेट करनी पड़ती है। एंड आमतौर पे ट्रांसफर प्राइसिंग सेट करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है उस इंटरमीडिएट गुड का वो सेट कर दो एज ट्रांसफर प्राइसिंग। लेकिन ऑब्वियसली दैट इज नॉट वेरी इजी टू डू, इसके कई सारे लिमिटेशंस हैं। पहला लिमिटेशन ये है कि आपको हो सकता है मार्केट प्राइस मिले ही नहीं। कई ऐसे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके मार्केट प्राइसेस अवेलेबल नहीं है, फाइनल यूनिट्स कहीं अवेलेबल है, सो इंटरमीडिएट नॉट अवेलेबल। जब अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो ऑब्वियसली आप कैसे कर पाओगे? इसके अलावा आपको कई बार रेजिस्टेंस होगी फ्रॉम बाइंग डिवीजन, तो बाइंग डिवीजन से रेजिस्टेंस होगी कि भाई दे मे हैव क्वेश्चन बाइंग फ्रॉम द सेलिंग डिवीजन इफ इन एनी वे दे हैव टू पे द मार्केट प्राइस। अब ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये पॉइंट ये कह रहा है कि अगर आप अपने ट्रांसफर प्राइसिंग को मार्केट प्राइस पे ही सेट करने वाले हो तो आपका खुद ही का जो बाइंग डिवीजन है वो आपको क्वेश्चन करेगा कि जब मेरे को बाजार में भी 20 रुपए का मिल रहा है और आप भी मेरे को 20 रुपए का दे रहे हो तो मैं आपसे क्यों लूं। सो ये काफी सही बात है कि क्योंकि सारे के सारे जितने भी बिजनेसेस हैं और उनमें जितने भी डिविजन हैं ये सभी प्रॉफिट सेंटर्स हैं, तो ये सभी अपना प्रॉफिट भी तो देखेंगे। सो अगर हमको मार्केट प्राइस पे ही लेने का है तो हम काय को आपसे लेंगे, तो ये काफी लॉजिकल आर्गुमेंट है। इसके अलावा मार्केट प्राइसेस में भी फ्लक्चुएटिंग एज वेल, सो ट्रांसफर प्राइसिंग हम चाहेंगे कि हम ट्रांसफर प्राइसिंग को बार बार बदले ना, लेकिन मार्केट प्राइसेस बाजार में तो बदलते हैं। सो ऐसे में अगर मार्केट प्राइसेस बदलेंगे तो इसके वजह से हमारे ट्रांसफर प्राइस को भी हमें वक्त वक्त पे रिविजिट करना होगा और रिव्यू करना होगा। इसके अलावा ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मार्केट प्राइस की जब हम बात करते हैं तो हम कौन से प्राइस की बात कर रहे हैं। यहाँ प्राइस की बात करें तो ये प्राइस का डेफिनेशन ही अपने आप में बहुत वेग है। आर यू टॉकिंग अबाउट द प्राइस दैट द एक्स फैक्ट्री प्राइसेस आर, और यू आर टॉकिंग अबाउट होलसेल प्राइसेस और रिटेल प्राइसेस। एक्स फैक्ट्री होता है यानी कि जस्ट फैक्ट्री से आउट हुआ है तो उसका प्राइस है। इसके अलावा होलसेलर के यहाँ से निकलता है तो होलसेल प्राइस, और रिटेलर के रिटेलर के यहाँ से निकलता है तो रिटेलर प्राइस। तो आपको कौन सा प्राइस लेना है ये भी आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा एंड इसको भी क्वांटिफाई करना है एंड पहले तो डिफाइन करना है। सो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके ट्रांसफर प्राइसिंग में जो प्राइस बेस्ड मैकेनिज्म है या फिर मार्केट प्राइस बेस्ड मैकेनिज्म है उसके लिमिटेशंस हैं। ओके, नेक्स्ट अब ट्रांसफर प्राइसिंग होता क्या है? तो भाई ट्रांसफर प्राइसिंग बेसिकली एक
ऐसा प्राइस है या फिर एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम प्राइसिंग करते हैं ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स और गुड्स विच आर यूज फॉर कैप्टिव कंजम्पशन। अब यहाँ पे हम एक ऐसे बिजनेस की बात कर रहे हैं जो कि एक कई सारे डिवीजन से बना हुआ है एंड एवरी डिवीजन इज ऑपरेटिंग एज अ प्रॉफिट सेंटर। सो ऑब्वियसली एवरी बिजनेस इज वांटिंग कि वो अपना प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा करे एंड ऐसे में वी हैव टू सेट अ प्राइस, वी हैव टू सेट अ प्राइस फॉर एवरी सिंगल थिंग, इवन इफ द मूवमेंट इज हैपनिंग फ्रॉम वन डिवीजन टू अनदर, इवन इफ द मूवमेंट इज विद इन द कंपनी, लेकिन फिर भी हमें उसका एक प्राइस तो सेट करना पड़ेगा। वी कैन नॉट अज्यूम कि भाई ये बिना प्राइस के यहाँ से ट्रांसफर हुआ है। तो वो जो प्राइस होता है उसे हम कहते हैं transfer pricing, and obviously this is relevant for internal transfers, not for external sale। इसके ऊपर एग्जैक्टली क्या लिखा है, यहाँ पे यही लिखा है ट्रांसफर प्राइस इज द प्राइस एट विच डिवीजन ऑफ अ कंपनी ट्रांजैक्ट विद ईच अदर। तो एक डिवीजन दूसरे डिवीजन से अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहा है तो उसका जो भी प्राइस होगा वो ट्रांसफर प्राइस होगा। एंड ऑब्वियसली इसके लिए एक स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है फॉर बोथ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एज वेल एज ओवरऑल कंप्लायंस वर्क। तो हमको जब भी ये मूवमेंट होगी तो उसका प्रॉपर प्राइसिंग तय भी करना होगा एंड इसको अपने डॉक्यूमेंटेशन में डालना भी होगा। इसके अलावा देयर आर मेनी मोर थिंग्स, जैसे कि टैक्सेस वगैरह कई सारी चीजें लागू होती है जब भी आप अपने गुड्स को ट्रांसफर कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह। तो ऑब्वियसली ट्रांसफर प्राइसिंग इज नॉट जस्ट रिक्वायर्ड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एस्पेक्ट, इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर कंप्लायंस एंड टैक्सेस। ये बात लास्ट पॉइंट में लिखी है दैट क्लोजली चेक फॉर एक्यूरेसी टू एंश्योर द प्रॉफिट्स आर बुक्ड अप्रोप्रिएटली विद आर्म्स लेंथ। आर्म्स लेंथ का मतलब ये होता है कि फेयरली करना होगा। आप इसमें ना बदमाशी नहीं कर सकते कि भाई इसका प्रॉफिट कम आ रहा है तो इसको थोड़ा सा ज्यादा शेयर दे देते हैं और उसको कम दे देते हैं, वैसा नहीं कर सकते। यू विल हैव टू रिकॉर्ड योर ट्रांसफर प्राइस एट एन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन एंड इसी वजह से अनबायस्ड होना चाहिए एंड ऑब्वियसली इससे रिलेटेड जो भी टैक्सेस होंगे वो भी आपको पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट अब चलो ट्रांसफर प्राइसिंग के मेथड्स बता दो। तो भाई मेथड में हम लोगों ने एक मेथड तो देख लिया जहां पे मार्केट प्राइस के हिसाब से हम प्राइसिंग करते हैं, ऑब्वियसली उसके लिमिटेशंस भी हमने स्टडी कर लिए, लेकिन इसके अलावा और भी मेथड्स हैं। जैसे कि पहला मेथड जो अपने दिख रहा है वो है कि हम लोग अपने सारे के सारे जितने भी वेरिएंट्स ऑफ कॉस्ट है उसी पर ट्रांसफर करेंगे। अब वेरिएंट्स ऑफ कॉस्ट में हो सकता है हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर ट्रांसफर करें, हो सकता है हम स्टैंडर्ड कॉस्ट पर ट्रांसफर करें, फुल कॉस्ट पे करें, या फिर कई बार फुल कॉस्ट के ऊपर एक हल्का सा मार्कअप भी ले। इन सारी चीजों में जो बेसिस है वो आपका कॉस्ट है एंड दैट इज व्हाई यहां पे लिखा हुआ है दैट यस द ट्रांसफर प्राइस कैन बी बेस्ड आउट ऑन योर टोटल कॉस्ट। ओके, इसके अलावा मार्केट प्राइस पे ऑब्वियसली हो सकता है एंड इनफैक्ट एक नेगोशिएटेड प्राइस पे भी ये हो सकता है जहां पे दोनों डिवीजन बैठ करके एक प्राइस को तय करें एंड दैट बिकम्स द ट्रांसफर प्राइस। इसके अलावा अब इनके डिटेल्स आप जितना पढ़ना चाहो ना, मैंने यहाँ पे आरसी लिखा है, आरसी मतलब रीडिंग कैटेगरी है, सो इट इज अप टू यू। अगर आप इसको और डिटेल में पढ़ना चाहते हो जरूर पढ़ो, नहीं तो आपके ऊपर वाले पॉइंट से काम हो जाएगा। तो ऊपर वाले पॉइंट एक बार वापस रिवाइज कर दें, कॉस्ट पे हो सकता है, मार्केट प्राइस पे हो सकता है और नेगोशिएटेड प्राइस पे हो सकता है। ठीक है, इतना सा चीज याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर द मेथड्स ऑफ फिक्सिंग ट्रांसफर प्राइस फॉर ट्रांसफर ऑफ अ प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्रॉफिट सेंटर टू अनदर, और सबके मेरिट और डीमेरिट बताते हुए चलो। अगेन इसको हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर चुका है, ऊपर से हम लोग देख चुके हैं, हालांकि यहाँ पे मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात हो रही है तो वो एक बार आप जरूर देख सकते हैं। क्लियर? बट अगेन मैंने इसको स्किप किया है क्योंकि हम इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। Next up is question number 5. What do you understand by transfer price and state the objective of inter-division transfer pricing? तो ट्रांसफर प्राइसिंग का तो डेफिनेशन हमें मालूम है, द प्राइस एट विच द इंटर डिविजनल ट्रांसफर इज हैपनिंग इज नोन एज ट्रांसफर प्राइस। इसके ऑब्जेक्टिव्स में ये होता है दैट नंबर 1 हम ये जानना चाहते हैं कि कौन से डिवीजन को कितना प्रॉफिट हुआ। तो जो डिवीजन ट्रांसफर कर रहा है गुड्स को उसको एक रेवेन्यू चाहिए, और वो रेवेन्यू कहां से आएगा? बाय वे ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। एंड जो इन गुड्स को खरीद रहा है डिवीजन उसको एक कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो वो भी कैसे आएगा? थ्रू ट्रांसफर प्राइसिंग। सो ये बात एकदम तय है कि अगर आप डिविजनल प्रॉफिट और इवैल्यूएशन करना चाहते हैं ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी का, तो उसके लिए आपको ट्रांसफर प्राइसिंग की जरूरत पड़ेगी। ये पॉइंट नंबर 1 में लिखा है। इफ यू वांट टू इवैल्यूएट द करंट परफॉर्मेंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल आइटम्स और इंडिविजुअल यूनिट्स, देन इन दैट केस ट्रांसफर प्राइसिंग इज नेसेसरी। इसके अलावा अपनी प्रॉफिट पोजीशन को इंप्रूव करना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरनल ट्रांसफर विल मेक यूनिट्स कॉम्पिटिटिव एज वेल। तो अब इसमें क्या होगा, अगर हमको एक ट्रांसफर प्राइस सेट हो गया है, ठीक है, जैसे मान लो मेरा डिवीजन है और आपका डिवीजन है, मुझे अपने डिवीजन से आपके डिवीजन में ट्रांसफर करना है एंड आई नो व्हाट इज माय ट्रांसफर प्राइस। तो अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मुझे अपने कॉस्ट को ही कंट्रोल करना पड़ेगा सो दैट आई कैन मैक्सिमाइज माय प्रॉफिट्स। सो ऐसे में ट्रांसफर प्राइस का सेट कर देना अपने आप में बिजनेसेस को और डिविजन्स को कॉम्पिटिटिव बनाता है एंड वहां पे आप ट्रांसफर प्राइस सेट करने के बाद कॉस्ट कंट्रोल प्रैक्टिस करते हुए देख सकते हैं खुद को। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग में ऑब्वियसली मदद आती है। डिसीजन मेकिंग में आप कैसे खर्चों को कंट्रोल करें, कैसे एफिशिएंसी मेंटेन करें, इन सारे एरियाज पे भी काम हो सकता है वंस यू आर श्योर ऑफ व्हाट इज गोइंग टू बी योर ट्रांसफर प्राइस। एंड फाइनली एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग्स, तो वो तो ऑब्वियसली होगा ही, अगर हम यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी की असेसमेंट नहीं कर पाएंगे तो क्या ही होगा।
चलो इसी के साथ ट्रांसफर प्राइसिंग का भी मोटा मोटा डिस्कशन हो चुका है। क्वेश्चन अगर आए ट्रांसफर प्राइसिंग पे तो इनके इर्द गिर्द आ सकता है। हालांकि ये चैप्टर बहुत छोटा है, मैं इंकरेज करूंगा कि एक बार इंस्टीट्यूट की बुक में एक बार ऊपर ऊपर से रीड जरूर करना चाहिए। मैं आपको शॉर्ट नोट्स की प्रिपरेशन जरूर करा रहा हूं, बट इसके अलावा एक बार इंस्टीट्यूट बुक को थोड़ा सा रिव्यू करना सही स्ट्रैटेजी है। क्लियर? चलो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर विच इज बजट एंड बजटरी कंट्रोल। भैया इसमें क्या क्या है? वेल बजट एंड बजटरी कंट्रोल में काफी कुछ चीजें हैं। विल स्टार्ट विद फ्लेक्सिबल बजटिंग। अब फ्लेक्सिबल बजटिंग कोई नई चीज नहीं है, हमने इसको प्रैक्टिकल में भी पढ़ा हुआ है। अब ये होता क्या है? तो ये एक ऐसा बजट होता है जहां पे आपका लेवल ऑफ ऑपरेशन जो होता है वो बदलते रहता है, एंड बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ ऑपरेशन यू टेंड टू क्रिएट न्यूअर एंड न्यूअर बजट्स। तो इसको बोल सकते हैं इट इज नॉट जस्ट वन बजट बट अ कंपाइलेशन ऑफ मेनी बजट्स, एंड यहाँ पे हर बजट एक लेवल ऑफ ऑपरेशन के लिए वर्क करता है। अब यहाँ पे एक और चीज है जिसपे हमें काम करना पड़ता है, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। हम जब भी फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं तो उसमें हमें ये इंश्योर करना पड़ता है कि खर्चा वेरिएबल है कि फिक्स है या फिर सेमी वेरिएबल है, एंड अकॉर्डिंग टू इट्स बिहेवियर हमें उसको फ्लेक्सिबल बजट पे रिफ्लेक्ट भी करना पड़ता है। यही सारी बातें यहाँ लिखी होंगी। यहाँ लिखा है सीमा का डेफिनेशन है विच इज सेइंग दैट अ फ्लेक्सिबल बजट इज अ बजट विच बाय रिकॉग्नाइजिंग डिफरेंट कॉस्ट बिहेवियर, मैं इसके बारे में बता रहा था कि आपको कॉस्ट के बिहेवियर को रिकॉग्नाइज करना ही पड़ेगा, इज डिजाइन टू चेंज एज वॉल्यूम ऑफ आउटपुट चेंजेस। कितना सही डेफिनेशन लिखा है। डेफिनेशन में यही है कि एक ऐसा बजट है जो कि बजट अपना रूपरेखा बदल देगा, ये रूपरेखा बदलेगा और इसके लिए आपको ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कॉस्ट के डिफरेंट पैटर्न्स, एंड उन पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने के बाद आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे आप अपने वॉल्यूम को बदल रहे हैं आपके बजट की भी रूपरेखा बदल रही है। दिस इज डेफिनेशन एज पर सीमा। ऑब्वियसली इसका फायदा है, इससे आप प्रॉफिट प्लानिंग कर सकते हैं और कॉस्ट कंट्रोल भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। कॉस्ट एनालिसिस और कॉस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए भी फ्लेक्सिबल बजट्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल। नेक्स्ट अब जीरो बेस्ड बजटिंग। अब इसके तो आप क्या ही बात करें, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस देखो आप, कितने सारे टर्म्स में ये आया हुआ है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कितना ज्यादा रेलिवेंट है। वेल जीरो बेस्ड बजटिंग जो है ये आपको सीधा सीधा ये बताता है कि भाई यहाँ पे आप एक ऐसा बजट बनाओगे जिसको आप पास्ट टर्म की कोई भी फिगर्स से ना बेस बना करके नहीं चलोगे। यूजुअली क्या होता है मैं आपको समझाता हूं, जब भी कोई बजट बनता है तो हमेशा यही बात होती है कि लास्ट ईयर कितना खर्चा हुआ था, अच्छा ठीक है इसमें इतना परसेंट जोड़ दे। लास्ट ईयर कितना रेवेन्यू हुआ था, अच्छा इसमें इतना परसेंट जोड़ दे। तो हमेशा हम कहीं ना कहीं बैकग्राउंड पकड़ते हैं लास्ट ईयर के फिगर्स को और उसके बेस पे हम अपने प्रोजेक्शंस या फिर अपने बजट्स को क्रिएट करते हैं। बट कभी कभार आपको जीरो बेस बजट बनाना चाहिए। जीरो बेस्ड बजट में आप प्रीवियस ईयर के फिगर्स को कंसिडर नहीं करते हैं। इनफैक्ट हर एक चीज को एक थिंक टैंक अप्रोच से अच्छे से सोचते हैं कि ये खर्चा कितना होना चाहिए या रेवेन्यू कितना होना चाहिए। ये बोलना बड़ा आसान है कि लास्ट ईयर 1 करोड़ की रेवेन्यू थी तो आपके बार 1 करोड़ 10 लाख होगी। व्हाट इफ यू वर रिक्वायर्ड टू एक्चुअली स्टडी कि आपके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या साइकिल रहेगी, क्या नहीं रहेगा, सीजन क्या रहेंगे, और तब आप एक सेल्स के फिगर पे पहुंचो। इसलिए जीरो बेस्ड बजटिंग ऑब्वियसली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बजट है। डीमेरिट्स भी है, बहुत एक्सपेंसिव होता है इसको बनाना। तो यहाँ पे पॉइंट में ये लिखा है सीमा का डेफिनेशन में दैट यहाँ पे एक ऐसा मेथड ऑफ बजटिंग है जहां पे सारी एक्टिविटीज आर रीवैल्यूड ईच टाइम द बजट इज सेट। रीवैल्यूड का मतलब यही है कि इसको शुरुआत से लेकर अंत तक कुछ ना कुछ इसको आपको वैल्यू करना पड़ेगा और जीरो से शुरू करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर के जो भी टर्म्स हैं उनको आप यूज नहीं कर पाओगे। फीचर्स में यही लिखा है दैट सारे आइटम्स को फ्रेशली रिकॉर्ड करो। इसके अलावा सिर्फ जस्टिफाइड एक्सपेंसेस को अपने एक्सपेंसेस मानो, अनजस्टिफाइड एक्सपेंडिचर को एक्सपेंस नहीं दिखा सकते आप। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने में बहुत बेहतरीन है ये, एंड ऑब्वियसली ये आप अकेले नहीं बना सकते, तो यू विल नीड कोऑर्डिनेशन फ्रॉम वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो कि आपको अपने अपने लेवल पे अपने फोरकास्ट बता रहे होंगे एंड इसी की बेसिस पे आप ZBB बना रहे होंगे। यहाँ पे पूरा इसका प्रोसेस भी लिखा है कि सबसे पहले आप अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लो, फिर अपनी टेक्निक भी स्पेसिफाई कर दो। इसके बाद में ये देखो कि कौन कौन से एरिया में डिसीजन मेकिंग का जरूरत है, करेक्ट, एंड इसके अलावा रैंकिंग करो और रैंकिंग करने के बाद में बजट बना लो। नेक्स्ट अप इज बजट मैनुअल। बजट मैनुअल एक मैनुअल है जो कि आपको बेसिकली ये बताता है कि बजट हम बना क्यों रहे हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके अलावा बजट में कौन कौन अथॉरिटीज को क्या क्या पावर है, क्या फंक्शंस हैं उनके, क्या रोल्स हैं और किस तरह से वो रेस्पॉन्सिबल है फॉर देयर टास्क। तो यहाँ पे ये बात लिखी हुई भी है कि बजट मैनुअल बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जिसमें ये सारी बातें लिखी है कि बजट का ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन अथॉरिटीज इस बजट को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उनके फंक्शंस क्या है, उनके रोल्स क्या है और उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। इसके अलावा आपके जो भी प्रोसीडियर्स हैं, आपके जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, वो सब भी यहाँ पे मेंशन रहते हैं। कोई अगर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो आपको फॉलो करने हैं तो वो बातें भी यहीं पे बजट मैनुअल में मिल जाएंगी। सो दिस इज काइंड ऑफ अ हेल्प बुक जिसके थ्रू आप बजट बनाओगे एंड यू विल गेट टू नो बजट बनाना कैसे है, किसकी मदद से बनाना है।
अब बजट मैनुअल में दो तीन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है जो कि इंपॉर्टेंट है, होनी चाहिए। नंबर वन, आपके ऑब्जेक्टिव्स और आपके मैनेजरियल पॉलिसीज बजट मैनुअल के अंदर होनी चाहिए। नंबर टू, इंटरनल लाइंस ऑफ अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफाई होनी चाहिए, यानी कौन किसको रिपोर्ट करेगा, क्या करेगा, वो सारी बात कहां लिखी होनी चाहिए इस बजट मैनुअल के अंदर। एंड फाइनली जो आपकी बजट कमेटी है और आपके खास करके जो बजट ऑफिसर है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनकी क्या अथॉरिटीज है, कहां कहां वो अकाउंटेबल है, उन सारी चीजों को यहाँ पे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट अप इज बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल एक सिंपल सी टेक्निक है जहां पे आप एक बजट बनाते हो एंड बाद में एक्चुअल परफॉर्मेंस को बजट के साथ कंटिन्यूअसली कंपेयर करते हो। कंपैरिजन के दौरान ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस दैट यू पॉइंट आउट एंड उसके बेसिस पे यू टेक रेमेडियल एक्शंस। ये चीज यहां लिखी है, दैट इट इज अ सिस्टम एंड टेक्निक व्हिच यूजेस बजट एज अ मींस ऑफ कंट्रोलिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। यहाँ पे हम बजट बनाते हैं और कंटिन्यूअसली कंपेयर करते हैं विद द एक्चुअल रिजल्ट एंड द बजटेड रिजल्ट, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे कंपैरिजन करने के बाद में वी कैन टेक रेमेडियल एक्शंस एज वेल। अगेन इसमें काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स भी पॉइंट आउट किए गए हैं। मेरे हिसाब से ये सारे ऑब्जेक्टिव्स एक ज्ञान पॉइंट ही है, तो आप इनको पढ़ सकते हैं, बट मेरे हिसाब से स्किपेबल भी है। अगर एग्जाम में आपके आए बजटरी कंट्रोल तो यू ऑलरेडी हैव क्वाइट अ लॉट टू राइट। बाद बाकी एक सीमा का डेफिनेशन है, ये अगर आप याद कर पाते हैं तो जरूर से याद कर लें। नेक्स्ट इज मटेरियल परचेज बजट। बहुत सिंपल है, मटेरियल परचेज बजट क्या होता है भैया, इसमें टेक्निकली कोई थ्योरी बनती ही नहीं है, क्या ही है ये, लेकिन ठीक है फिर भी मैं बताता हूँ। मटेरियल परचेज बजट एक ऐसा बजट है जिसमें ये पता रहता है कि भाई हमें कितना कितना मटेरियल परचेज करना पड़ेगा इन द ईयर टू कम और इन द पीरियड टू कम। इसमें हम बजट के अंदर सिर्फ क्वांटिटी स्पेसिफाई नहीं करते, बल्कि हम अपनी मॉनेटरी वैल्यू भी स्पेसिफाई कर देते हैं। ये बात यहाँ पे क्लियरली मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि इस बजट में हम सिर्फ क्वांटिटी नहीं बल्कि साथ में मॉनेटरी आइटम्स को भी मेंशन करते हैं। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल बजट फैक्टर। प्रिंसिपल बजट फैक्टर इज द अदर नेम फॉर की फैक्टर, करेक्ट। ये एक ऐसा फैक्टर है which at a particular time over a period will limit the activities of an undertaking। इसका मतलब ये हो गया कि आज नहीं तो कल, ढंग से सुनिएगा, आज नहीं तो कल ये हमारे बिजनेस की एक्टिविटीज को रेस्ट्रिक्ट करेगा कभी ना कभी आने वाले एक साल के अंदर, या फिर एक महीने के अंदर, या फिर जो भी जितना भी समय हो। तो इट इज अ फैक्टर विच इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और ओवर अ पीरियड आपकी एक्टिविटीज को लिमिट करेगा, एंड दिस कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज द प्रिंसिपल बजट फैक्टर और द की फैक्टर। बॉटलनेक भी बोल सकते हो आप इसको। अब इसकी अर्ली आइडेंटिफिकेशन काफी जरूरी है, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि आपकी बिजनेस एक्टिविटीज हॉल्टेड हो जाएं। यू वुड वांट कि आपको एडवांस में पता हो कि कहां क्या चीज की कमी आने वाली है, सो दैट आप उसके अकॉर्डिंगली प्रोविजन कर पाओ। अगर आप इसे फेलियर हो जाए आपका और आप इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, आपकी कोई ऐसी एक्टिविटी पूरी तरह से आपने एग्जॉस्ट कर ली जिसकी वजह से अब आपकी बिजनेस एक्टिविटी स्टॉप हो गई है, देन दैट विल अननेसेसरली क्रिएट डिलेज एंड इसकी वजह से आपको एबनॉर्मल लॉसेस होंगे। काफी सारे और भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कि क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं ऑफ की फैक्टर्स, एक बार पढ़ा जा सकता है बट नहीं भी पढ़ो तो चलेगा। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ बजटिंग। बजटिंग का सबसे बड़ा फायदा यही है दैट इट हेल्प्स यू प्री प्लान योर एक्सपेंसेस and it also helps you to compare your budgeted figures with respect to your actual figures so that continuous cost control activity could be continued। ये बातें सारी यहाँ लिखी हुई है कि बजटिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप अपने बिजनेस को एफिशिएंटली चला सकते हैं। कौन सा डिपार्टमेंट किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो आपको पता चल जाता है थ्रू द बजट मैनुअल। आप एक्टिविटीज को भी कोऑर्डिनेट करते हैं, बिकॉज जब बजट बनाते हैं खास करके जैसे ZBB बना रहे हैं, सो यू आर नॉट जस्ट इंटरेक्टिंग विद a few people but rather you are responsible to interact with everybody who falls in the ladder। तो ऐसे में ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन का भी काम आपको बजट करवा देता है। प्रॉपर प्लानिंग तो होती ही है, यार्ड स्टिक के तौर पे ये ऑपरेट करता है, यानी एक बेंचमार्क बन जाता है और इस बेंचमार्क के इर्द गिर्द हम ऑपरेट करना चाहते हैं। रिसोर्सेज को अपनी प्रोडक्टिव यूज पे यूज करने का या फिर एफिशिएंट यूज करने का एक तौर तरीका सिखाता है बजट, एंड इसके अलावा रिसोर्सेज की इफेक्टिव यूटिलाइजेशन के लिए भी बजट इज मच मोर रेस्पॉन्सिबल। सो ये बजट के काफी सारे बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से हम लोग बजट बनाते हैं एंड वी कंटिन्यूअसली केयर फॉर द कॉस्ट कंट्रोल पार्ट। आखिर आता है रेस्पॉन्सिबिलिटी बजटिंग या फिर में परफॉर्मेंस बजटिंग। वेल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजटिंग और परफॉर्मेंस बजटिंग में इतना सही है कि यहाँ पे हम बजट बनाते हैं एक एक रिसोर्स पर्सन के लिए, और जो भी हमारे रिसोर्स पर्सन होते हैं उनको अकाउंटेबल ठहराते हैं फॉर द टास्क दे आर रिस्पॉन्सिबल टू कंप्लीट। सो ये बेसिकली ये टारगेट सेटिंग जैसा कुछ है जहां पे आप एक एक इंडिविजुअल मैनेजर को उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी बता देते हैं इन एडवांस, और बाद में ऑब्वियसली लास्ट में चेक होता है कि क्या उन्होंने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करी या नहीं करी। क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ लिखा है दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज प्री डिटरमिन्ड इन टर्म्स ऑफ आउटपुट। आउटपुट के तौर पे बताते हैं
सो ऑब्वियसली यू विल हैव टू क्वांटिफाई इट। यहाँ पे सेटिंग अप टारगेट होता है एट वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्वियसली दिस इज यूजफुल फॉर गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट आमतौर पे ना अकाउंटेबल्स बनाती है अपने सारे के सारे जितने भी मिनिस्ट्री के लोग हैं उनको। और गवर्नमेंट जब भी प्रोजेक्ट कोई करती है तो वो चाहती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बजटिंग या फिर परफॉर्मेंस बजटिंग को वो प्रैक्टिस करें, सो दैट पीपल आर हेल्ड लायबल फॉर व्हाट दे डू, सो दैट देयर परफॉर्मेंस कुड बी इवैल्यूएटेड आफ्टर द एंड। यही रीजन है कि आप कह सकते हैं कई सरकारें अपनी मिनिस्ट्रीज में बदलाव करती रहती हैं। ऐसा क्यों है? बिकॉज कहीं ना कहीं वो लोग भी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करते हैं, बजटिंग करते हैं, और बजटिंग के बाद में एक्चुअल फिगर्स को कंपेयर करते हैं। इफ दे फाइंड दैट द मिनिस्ट्री इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, दे चेंज द फेजेस। तो ये चीज है अपनी यहाँ पे परफॉर्मेंस बजटिंग को लेकर के। अच्छा, यहाँ पे मेन एम ऑब्वियसली यही है कि लोगों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से क्यों बताई जा रही है? बिकॉज वी वांट कि आप भाई इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अपना काम कंप्लीट करें। क्लियर? The individual in charge of that level should be made responsible and held accountable for its performance over a given period of time. अब ऐसे में मैंने किसी के लिए अगर उसकी परफॉर्मेंस स्पेसिफाई कर दी, उसके लिए पहले से ही परफॉर्मेंस बजट बना दिया था, और उसके बाद में भी वो अपनी परफॉर्मेंस बजट के अनुसार ना रखे, तो ऑब्वियसली ही इज और शी इज लायबल फॉर देयर टास्क। नेक्स्ट अप इज बजटिंग वर्सेस फॉरकास्टिंग। काफी अच्छा डिफरेंस है, टी फॉर्म में ही है और टी फॉर्म में ही याद रखना। सबसे पहला बजटिंग का जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि बजट इज नॉट जस्ट अ फॉरकास्ट, बजट इज अ डिटेल्ड प्लान। हाँ जरूर आप यहाँ पे कोई चीज को फोरकास्ट कर रहे हैं, लेकिन इट इज अ डिटेल्ड प्लान, इस चीज को भूलना नहीं चाहिए। वहीं पे फोरकास्टिंग की बात करें तो इट इज जस्ट अ मेयर एस्टिमेट ऑफ एनी फिगर। कोई भी अमाउंट का, कोई भी आइटम का अगर आप वैल्यू फोरकास्ट कर रहे हैं तो वो फोरकास्टेड वैल्यू हो जाता है। पर बजट में ऐसा नहीं होता। यू आर नॉट जस्ट फोरकास्टिंग वन वैल्यू, रादर यू आर सिस्टमैटिकली इवैल्यूएटिंग व्हाट शुड बी द वैल्यू इन द अपकमिंग पीरियड फॉर द एंटायर सेट ऑफ एक्टिविटीज। इसके अलावा रिलेशनशिप ऑफ इवेंट्स, अगर हम बात करते हैं बजटिंग की तो वहां पे काफी सारे प्लान्ड इवेंट्स हैं, करेक्ट, जिससे रिलेटेड ये है। इसके अलावा अगर हम फोरकास्टिंग की बात करें तो वो आने वाले कई इवेंट्स हो सकते हैं, वो प्रोबेबल इवेंट्स हैं। तो बजटिंग इज डन फॉर द टास्क दैट आर ऑलरेडी डिसाइडेड कि ये करने का है, तो उससे रिलेटेड बजट बनता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अबाउट फोरकास्टिंग तो वो कोई भी प्रोबेबल इवेंट के लिए हो सकता है। ऑथराइजेशन, तो ऑथराइज तो देखो है बजटिंग के लिए कोई ना कोई ऑथराइज रहता है, और फोरकास्टिंग कोई भी कर सकता है, आप और मैं बैठे बैठे भी कर सकते हैं। प्रीरिक्विजिट यह है कि बजटिंग के लिए आपको फोरकास्टिंग आनी चाहिए, जबकि उल्टा नहीं है। सो बेसिकली फोरकास्टिंग करने के लिए बजटिंग आनी जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप बजटिंग करना चाहते हैं तो फोरकास्टिंग आनी चाहिए। रिलेटेड एक्टिविटीज में बजट इज प्रिपेयर्ड ओनली विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को लेकर के भी फोरकास्टिंग हो सकती है। जैसे कि अभी बैठे बैठे मैं ही डिसाइड कर लूं कि कल बारिश आएगी कि नहीं, तो चलो प्रेडिक्ट कर लेते हैं, फोरकास्ट कर लेते हैं। तो एनी फोरकास्टिंग जिसमें हम वेदर पे फोरकास्ट कर रहे हैं या फिर और कोई चीज पे फोरकास्ट कर रहे हैं, देन ऑल ऑफ दैट इज नॉन इकोनॉमिकल एंड ऑब्वियसली दैट हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। फाइनली कंट्रोल, भाई बजटिंग करते हैं कॉस्ट कंट्रोल के लिए, जबकि फोरकास्टिंग का ऐसा कोई रोल नहीं है। फोरकास्टिंग इज जस्ट अ मेयर स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोबेबल वैल्यू दैट कुड अराइज इन द फ्यूचर। तो यहाँ पे आपको जस्ट एक फ्यूचर इवेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाती है, बट इसका कंट्रोल से कोई लेना देना तब तक नहीं है जब तक ये बजट के शेप में खुद ढल नहीं जाए। नेक्स्ट अप इज फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट। काफी ज्यादा हम जानते हैं इसके बारे में। फिक्स बजट वो होता है जहां पे लेवल ऑफ एक्टिविटी एक ही रहती है, इट इज अ रिजिड बजट, और यहाँ पे जो लेवल ऑफ ऑपरेशन है वो बदलते नहीं है। फ्लेक्सिबल बजट में ऐसा नहीं होता। फ्लेक्सिबल बजट में आप लेवल ऑफ एक्टिविटी में बदलाव आते देखते हैं, एंड ऑब्वियसली दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट। यही बात को दोबारा वापस लिख दिया गया है, एक बार बोला रिजिड, एक बार फ्लेक्सिबल, दूसरे वाले में यही लिख दिया कि भाई एक लेवल ऑफ ऑपरेशन पे काम हो रहा है तो वो फिक्स बजट है, बट मल्टीपल लेवल ऑफ ऑपरेशन पे अगर बन रहा है तो फिर वो आपका फ्लेक्सिबल बजट है। इसके अलावा कॉस्ट एनालिसिस और क्लासिफिकेशन इज नॉट एसेंशियल। वो एकदम सही बात है, मैंने क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट आपके सामने रखी थी व्हेन आई एक्सप्लेन फ्लेक्सिबल बजट। मैंने बोला कि फ्लेक्सिबल बजट बनाते वक्त आपको यह अंदाजा होना चाहिए कि कौन सा खर्चा फिक्स है, कौन सा खर्चा वेरिएबल है और कौन सा सेमी वेरिएबल है। पर ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं आती व्हेन यू आर ट्राइंग टू क्रिएट फिक्स्ड बजट। तो फिक्स बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है, यू जस्ट नीड टू क्रिएट अ बजट जिसको आप बिना जाने कि कौन सा खर्चा फिक्स है, कौन सा वेरिएबल और कौन सा सेमी वेरिएबल है, आप क्रिएट कर सकते हो। Now, comparison can be done. तो यहाँ पे बोला है comparison cannot be done if your budgeted and actual जो level of operation है that differs. तो आपने सोचा था हम 10,000 यूनिट बनाएंगे, आपने 6,000 यूनिट्स बनाए, तो अब अगर आप कंपैरिजन करने का सोच रहे हैं तो फिक्स बजट दरअसल कंपेयर नहीं करने देगा।
लेकिन फ्लेक्सिबल बजट में आप सिर्फ 10 के लिए नहीं करते हो, आप 10, 9, 8, 6 सबके लिए बनाते हो बजट। तो ऐसे में अगर आपकी लेवल ऑफ ऑपरेशन कुछ और हो जाए देन ओरिजिनली एस्टिमेटेड, तो भी आपके पास एक फ्लेक्सिबल बजट होगा, नहीं होगा तो बना लेना, एंड देन यू कैन कंपेयर योर बजट विथ योर एक्चुअल। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि बजट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टाइम। तो भाई हाँ, एकदम हो सकता है, शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, मीडियम टर्म हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। 1 साल के अंदर शॉर्ट टर्म होते हैं, 1 से 3 साल के अंदर मीडियम, और 3 साल के ऊपर के जो बजट्स होते हैं उनको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म बजट्स। फाइनली वापस एक क्वेश्चन आ गया, वापस दिसंबर 21 में भी वापस आया, जो कि है जीरो बेस्ड बजटिंग का। एंड ये भी मैं आपको बता दूं कि जीरो बेस्ड बजटिंग हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हाँ, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, जो कि बेसिकली ये है कि भाई जीरो बेस्ड बजटिंग में आप जो भी काम कर रहे हो ना वो काफी रेलिवेंट होता है, सो इट इज नॉट आउट ऑफ डेट। ठीक है, मैं यहाँ पे ये सारी चीजें हाईलाइट कर देता हूँ, इट इज नॉट आउट ऑफ डेट। इसके अलावा आपको बिजनेस में अगर आने वाले कोई भी चेंजेस हैं उन सबको अकाउंटिंग में लेना पड़ता है, करेक्ट। एंड इसके अलावा ऑब्वियसली चैलेंजिंग क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं, खुद ही से, खुद ही को क्वेश्चन करना पड़ता है, दिमाग चलता है, सीधी सीधी बात कहूं तो। इसके अलावा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस काफी अच्छे से होता है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है ऑन द लेवल ऑफ मैनेजमेंट विच मेक्स द मैनेजर टू पे हिज वे। इसका मतलब यही है कि भाई आपको यहाँ पे हर एक चीज को जस्टिफाई करना पड़ेगा। आप कुछ भी चीज बोलोगे इतना खर्चा लगेगा तो यू विल हैव टू जस्टिफाई इट। सो ऑब्वियसली ये एक तरह का साइकोलॉजिकली अवेयर कर देता है पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कि देखो आपने ये एस्टिमेट दिया है एंड यू विल हैव टू बाइंड विथ इट। परफेक्ट, ये था अपना चैप्टर विद रेस्पेक्ट टू बजटिंग। नेक्स्ट वी आर जंपिंग ऑन टू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सबसे पहला ही आता है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के एडवांटेजेस क्या है। तो भाई सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है कि आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करके वेरिएंस एनालिसिस कर सकते हो, और वेरिएंस एनालिसिस करके आप ये पता लगा सकते हो कि पूरे साल भर में या पूरे पीरियड भर में आप कहाँ गलत थे। जहां गलत थे उन चीजों को ठीक कर लो, उसे रेमेडियल एक्शंस ले लो। ये बातें यहाँ है। और उसके अलावा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के और फायदे ये हैं कि आप अगर अपने फिनिश गुड को या फिर मैं अपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को स्टैंडर्ड कॉस्ट पे मेजर करना चाहते हैं तो वो भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फैसिलिटेट करता है, क्योंकि इट विल गिव यू अ स्टैंडर्ड कॉस्ट जिसके ऊपर में आप इन सब चीजों की वैल्यूएशन कर सकते हो। क्या क्या लिखा है? नंबर 1 लिखा है कि ये एक यार्ड स्टिक की तरह आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ऑब्वियसली यू कैन कंपेयर योर स्टैंडर्ड विद योर एक्चुअल, दैट रियली हेल्प्स। इसके अलावा स्टैंडर्ड जो है वो हमेशा एक मोटिवेशन टू वर्क देता है। बेसिकली अगर एक स्टैंडर्ड सेट हो जाता है कि बॉस इतने खर्चे में काम करना है, तो ऑब्वियसली यू विल वर्क टू अचीव योर टारगेट एंड योर स्टैंडर्ड, एंड इट विल मोटिवेट यू टू वर्क। यहाँ पे वेस्ट ऑफ टाइम और मटेरियल को एलिमिनेट हम करने की चेष्टा करते हैं, हम एफिशिएंसी को प्रमोट करते हैं। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्लानिंग के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड इसके अलावा ब्रिंगिंग आउट इश्यूज दैट आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम स्टैंडर्ड, ये होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फैसिलिटेट्स मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, जिसका मतलब यही होता है कि अगर आपके सोचो ऐसे कुछ और हो गया तो फिर मैनेजमेंट उस चीज पे ध्यान देगी एंड रेमेडियल एक्शंस लेगी। तो इसी को एक फ्रेज दिया गया है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसके अलावा ऑप्टिमाइज करेंगे हम प्लांट कैपेसिटीज को। तो ये सारे काम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से अपनी मदद हो जाती है, क्लियर। कुछ पॉइंट्स को आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ पॉइंट्स बहुत आसान है कि भाई यार्ड स्टिक बन जाता है, हमें पता है, एफिशिएंसी आती है, टाइम वेस्ट नहीं होता है, ये सारे पॉइंट्स पता है, प्लानिंग में काम आ जाता है, ये सब ठीक है। लेकिन अगर हम बाकी पॉइंट्स की बात करें, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन भी चलो याद हो जाएगा, बट पॉइंट्स लाइक दिस दैट प्लांट कैपेसिटीज विल बी ऑप्टिमाइज्ड वगैरह वगैरह, ये थोड़े एडिशनल टॉपिक्स हैं, अलग से बना करके लिखने पड़ेंगे। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड और बजटरी कंट्रोल में डिफरेंस क्या भैया? तो भाई स्टैंडर्ड में हमारा मेन काम है कि हम एनालिसिस करें वेरिएंस की और कॉस्ट कंट्रोल एस्टैब्लिश करें। बजट का ये काम नहीं है। बजट का काम ये है कि बजट बनाएं और फिर एक्चुअल और बजट को कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे देखते रहें एंड फाइनली हम उस पर कॉस्ट कंट्रोल भी हासिल करते रहें। दोनों में एक बड़ा डिफरेंस ये भी है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ पोस्टमार्टम एनालिसिस, वेयर एज बजट इज नॉट अ पोस्टमार्टम एनालिसिस, ये रियल टाइम में चलता है। यहाँ पे ये भी लिखा है कि जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है वो क्वांटिटेटिव और मॉनेटरी दोनों है, जबकि बजट में सिर्फ मॉनेटरी आइटम्स हैं, क्वांटिटेटिव आइटम्स नहीं है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। स्टैंडर्ड में तो हम वॉल्यूम का भी अगर कोई वेरिएंस आता है तो उसको भी क्वांटिफाई करते हैं। सो दैट इज बेसिकली अ क्वांटिटेटिव एंड मॉनेटरी थिंग, करेक्ट। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं अबाउट अवर बजटरी कंट्रोल, तो वहां पे हम वॉल्यूम की बात नहीं करते हैं, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट मनी। कॉस्ट कंट्रोल फैसिलिटेट करता है ऑब्वियसली। बजट से हम लोग कॉस्ट कंट्रोल से ज्यादा प्रॉफिट प्लानिंग के इर्द गिर्द रहना चाहते हैं, तो प्रॉफिट प्लानिंग के काफी काम आता है। इसके अलावा अगर हम कॉस्ट की बात करें तो
अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात करें तो आगे आने वाले खर्चों को हम पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं बाय वे ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। यही काम अगर हम बजटरी कंट्रोल में करें तो इसमें हम फाइनेंशियल अकाउंट्स की भी प्रोजेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज लिमिटेड टू ओनली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, जबकि बजटरी कंट्रोल कोई भी डिपार्टमेंट यूज कर सकता है। नेक्स्ट स्टेप इज लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में डिफरेंस क्या है? वेल इस पे तो यार मतलब आप आराम से खुद भी लिख सकते हो, बहुत आराम से। इस पे इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि दोनों के फॉर्मूले एक्सप्लेन करना, एक छोटा सा एग्जांपल देना, दैट विल बी इनफ टू एक्सप्लेन दिस। बाद बाकी दोनों में जो बेसिक चीज है वो यही है कि जब आप अपने लेबर को सोचे हुए से ज्यादा रेट ऑफर कर देते हो तो इन दैट केस देयर वुड बी अ लेबर रेट वेरिएंस, या ज्यादा या कम में, दोनों में। इसके अलावा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है जहां पे लेबर ने ढंग से काम नहीं किया है। सो लेबर ने सही से स्टैंडर्ड जो सेट किया गया था उसके हिसाब से काम नहीं किया, वेदर इट टुक एक्स्ट्रा टाइम और लेसर टाइम, देन इन दैट केस देयर वुड बी एफिशिएंसी वेरिएंस। नेक्स्ट अप इज व्हाट आर द बेसिक डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो भाई स्टैंडर्ड कॉस्ट जो होते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट जो पहले से सेट होते हैं, उनका सबसे बड़ा फीचर ये होता है कि ये पहले से पता रहते हैं, तो दीज आर प्री डिटरमिन्ड। नंबर 2, इनको कोई ना कोई इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन के बेस्ड पे पता किया जाता है। सो बेसिकली मैं एक एग्जांपल दूं तो अगर मुझे एक कैलकुलेटर बनाना है, सो आई एग्जैक्टली नो कि मुझे इस कैलकुलेटर में क्या कैसे बनाना होगा, तभी जाकर के इसका स्टैंडर्ड कॉस्ट निकलेगा। तो ये बात एकदम सही है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट पता करने के लिए आपको प्रॉपर इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन का पता होना चाहिए। चलो ठीक है, परफेक्ट। इसके अलावा आपके किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए ही स्टैंडर्ड कॉस्ट रेलिवेंट होते हैं। ऐसा नहीं होता कि स्टैंडर्ड सेट हुआ और वो सदा के लिए है, इट इज रेलिवेंट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। एंड फाइनली इफ इट इज अटेन्ड, इट इज टू बी अटेन्ड अंडर गिवन सेट ऑफ एफिशिएंट ऑपरेशन कंडीशन। वो तो है ही, हम एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन सोच करके चलते हैं खुद के लिए, हम कुछ डिफाइंड सेट ऑफ कंडीशंस की बात करते हैं और उसी के हिसाब से हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से हमारे स्टैंडर्ड कॉस्ट मेंटेन होंगे। वेरिएंस क्यों आते हैं भैया? वेरिएंस आते हैं हमारी खुद की गलतियों की वजह से। वेरिएंस आने का सबसे बड़ा रीजन है कि भाई ऑपरेशंस इनएफिशिएंट है, या फिर हमने जो तय किया गया था हमारे लिए उसे डिविएट किया। ह्यूमन एरर हो सकता है, इनअप्रोप्रिएटली हमने स्टैंडर्ड सेट किया, या फिर स्टैंडर्ड सेट करते वक्त कोई एरर हो गया, या एक्चुअल रिजल्ट कैलकुलेट करते वक्त एरर हो गया, या फिर मार्केट प्राइसेस सच में बदल गए। आपने जो सोचा था उसके बाद में मार्केट प्राइसेस में चेंजेस आ गए, जिसकी वजह से आपको रेट या फिर में प्राइस में वेरिएंस देखने को मिल रहा है। सो दीज आर वेरी जेन्युइन रीजंस जिसकी वजह से आपके स्टैंडर्ड और आपके एक्चुअल में डिफरेंसेस आ सकते हैं, एंड इफ दे डू तो वेरिएंस आएगा आपके। नेक्स्ट अप इज एडवांटेज, पढ़ लेना चाहिए एक बार, बट मोटा मोटा एडवांटेजेस में यही है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से कॉस्ट कंट्रोल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्राइसेस पहले से फिक्स कर सकते हैं, कई पॉलिसीज बना सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं अपनी एफिशिएंसी को। कॉस्ट कॉन्शियसनेस का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, पीपल नाउ नो कि उनको किस कॉस्ट में अपने काम को कंप्लीट करना है। इसके अलावा कंपैरिजन के लिए तो ऑब्वियसली फायदेमंद है, एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को फैसिलिटेट करता है। नॉर्मल एबनॉर्मल टाइम में भैया डिफरेंस बताओ। तो भाई नॉर्मल और एबनॉर्मल टाइम में तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर हम नॉर्मल टाइम, जिसे हम नॉर्मल आइडल टाइम कहते हैं, तो नॉर्मल आइडल टाइम की अगर मैं बात करूं तो इसको हम पहले से एस्टिमेट करते हुए चल रहे थे, एंड जब हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में इसका अकाउंटिंग करना चाहते हैं तो हम इसकी एक खास अकाउंटिंग शो नहीं करते। हम बस जब स्टैंडर्ड सेट कर रहे होते हैं खुद के लिए, उसी समय इसकी कैलकुलेशन को ध्यान में रख लेते हैं। सो जब भी कोई एबनॉर्मल आइडल टाइम होगा वो अलग तरह से ट्रीट होगा और नॉर्मल अलग तरह से। अब ये एबनॉर्मल कैसे ट्रीट होता है? तो एबनॉर्मल देखा जाता है बाय वे ऑफ चेकिंग द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल आवर्स फॉर व्हिच पेमेंट हैज बीन मेड वर्सेस एक्चुअल आवर्स वर्कड। इन दोनों के जो डिफरेंसेस होते हैं उसी को हम स्टैंडर्ड रेट पे अप्लाई करके यहाँ पे एबनॉर्मल आइडल टाइम का पता लगाते हैं। दोनों में डिफरेंसेस हैं। एबनॉर्मल आइडल टाइम को एलिमिनेट किया जा सकता था लेकिन नहीं किया, इसलिए उसको रिपोर्ट भी किया जाता है। बट नॉर्मल आइडल टाइम क्योंकि एलिमिनेट नहीं हो सकता इसलिए उसको रिपोर्ट नहीं करते, बस अपने स्टैंडर्ड्स में बदलाव कर देते हैं। ये बातें यहाँ पे लिखी हुई है, और साथ ही साथ आइडल टाइम वेरिएंस का फॉर्मूला भी समझाया गया है। एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, तो वही कॉस्ट कंट्रोल से क्या होगा? कॉस्ट कंट्रोल से आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, इसके अलावा कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ेगी, कैश फ्लोज इंप्रूव होंगे, रिसोर्सेज बेटर यूटिलाइज होंगे, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगा। ब्रॉड पॉइंट्स है, ऊपर से पढ़ने से हो जाएगा। नेक्स्ट अप इज यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग यूनिक है। पहला तो ये है क्या, समझो। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एक ऐसा अप्रोच है जहां पे एक इंडस्ट्री में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, ये सारे पार्टिसिपेंट्स आपस में कॉम्पिटिटिव तो है ही, बट एट द सेम टाइम ये लोग सभी लोग एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए उतारू हैं। अब ये होगा कैसे? डायरेक्टली नहीं होगा। ऐसा नहीं है कंपनी ए अपने सारे रिपोर्ट्स, इंटरनल रिपोर्ट्स उठा करके कंपनी बी को भेज देगी, एकदम ही नहीं। बल्कि ये सारे जितने भी फर्म्स हैं, ये सारे फर्म्स मिल करके एक सेंट्रल बॉडी बनवाएंगे।
वो सेंट्रल बॉडी में अनबायस्ड लोग होंगे जिनका किसी भी कंपनी से कोई लेना देना नहीं होगा, एंड दे विल प्लेज टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। अब ऐसे में क्या होगा, जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे मेंबर्स इस सेंट्रल बॉडी को अपनी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर जरूर करेंगे। अब इसमें आपका कॉस्ट क्या है, आपके डेटर्स कौन, आपके क्रेडिटर्स कौन है, आप कैसे फैसिलिटी बनाते हैं, क्या आपका प्लांट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। एंड ये शेयर होने के बाद में इनको प्रॉपर एक रिपोर्ट फॉर्मेट में इस तरह पेश किया जाता है कि सामने जब वापस मेंबर्स को वो इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट हो तो वो इंफॉर्मेशन आपको ये नहीं पता लगना दे कि ये इंफॉर्मेशन किसकी है, rather that information is the average of all the members taken together, and obviously वो एक बहुत ही गजब का कंपैरिजन करने में आपकी मदद कर सकती है। इसका एक अच्छा एग्जांपल देता हूं। सपोजिटली हम टीचर्स जितने भी हैं, जितने भी इंडिया के टीचर्स हैं, हम सभी यूनिफॉर्म कॉस्टिंग को प्रैक्टिस करने लग जाएं, तो वी विल बी एक्चुअली टेलिंग आवर सेंट्रल बॉडी कि अभी मंदी का टाइम है या फिर अभी तेजी का टाइम है, हमारा मार्जिन ये आ रहा है और हमारे को तो इतना प्रॉफिट हो रहा है। तो इससे क्या होगा, हर एक टीचर का जो भी एक्टिविटी है उसके बेसिस पे अ रिपोर्ट विल बी कंपाइल्ड। उस रिपोर्ट से ये पता चल जाएगा कि भाई ऑन एन एवरेज इस इंडस्ट्री में कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है। कल को अगर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी से कम है, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट पर स्टूडेंट, देखो अब मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं तो बिजनेस के तौर पे समझाऊंगा। मान लो प्रॉफिट पर स्टूडेंट आ रहा है मेरा बहुत कम, जबकि एवरेज ऑफ द इंडस्ट्री इज मच हायर, तो ऑब्वियसली मुझे उससे समझ जाना चाहिए कि मेरे बिजनेस में या तो कॉस्ट बहुत ज्यादा है या फिर मेरा रेवेन्यू बहुत कम है, प्राइसिंग पावर शायद नहीं है, एंड इस वजह से मेरा प्रॉफिट कम है। सो व्हाट एवर बी द रीजन, ये एक बहुत अच्छा टेक्निक है जिसके थ्रू सारे फर्म्स एक दूसरे के इंफॉर्मेशन को पास ऑन करके बिना कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच किए भी एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब ऑब्वियसली जितनी बड़ी मैंने बात करी, ये इतना बड़ा होता नहीं है। सबसे पहले लोग इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते। दूसरा, यहां पे कल को अगर इंटरेस्टेड हो भी जाए तो भी सबकी इंफॉर्मेशन हो सकता है कंपेरेबल ना हो। ऐसा एकदम पॉसिबल है, अगर मान लो कोई फर्म है जो फीफो अप्रोच यूज करता है और कोई फर्म लीफो अप्रोच यूज करता है, तो दोनों के इन्वेंट्री वैल्यूएशन में इतना डिफरेंस आ जाएगा कि दोनों के प्रॉफिट कंपेरेबल नहीं रहेंगे। इसीलिए काफी सारी शर्तों के साथ में ये अग्रीमेंट्स होते हैं या फिर में इस तरह के इंफॉर्मेशन शेयरिंग के कॉन्सेप्ट्स लगाए जाते हैं। इन सब में ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि सबसे पहले सभी लोग यूनिफॉर्म कॉस्टिंग करें। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का मतलब हो गया सभी लोग सेम सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड रूल्स यूज करें सो दैट सबकी अकाउंटिंग सिमिलर हो। जब अकाउंटिंग सिमिलर होगी तो उनको कंपाइल करना और उससे एक डेडिकेटेड रिपोर्ट बनाना आसान हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली जब वो रिपोर्ट बनकर के आएगी, अगर वो आपकी ही प्रोसेस से रिलेटेड रिपोर्ट है तो आप उसको रिफ्लेक्ट कर पाओगे इनटू योर वर्क एज वेल। तो बहुत बड़ा इसका आइडिया है जो कि मैंने ट्राई किया आपको समझाने का 1-2 मिनट के अंदर। बाद बाकी एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं। पहला आता है इंटरफर्म कंपैरिजन क्या होता है। तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, इंटरफर्म कंपैरिजन होता है जब आप अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रहे हो विद परफॉर्मेंस ऑफ एनी अदर फर्म। नाउ दैट कुड बी एनी अदर पीयर, इट कुड बी द इंडस्ट्री एट लार्ज, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हम क्या क्या काम करेंगे, सबसे पहले जितने भी मेंबर्स हैं उनसे डेटा कलेक्ट करेंगे। डेटा कलेक्ट करने के बाद में उसकी रिपोर्ट बनाएंगे। रिपोर्ट बनाने के बाद वो डिसेमिनेट करेंगे टू ऑल द मेंबर्स उसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे एंड अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह को भी उसी के हिसाब से ठीक ठाक करेंगे। मेंबरशिप की बात आती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी इस तरह का कोई यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का आप प्रैक्टिस करने जा रहे हो, सबसे पहले मेंबरशिप लो या फिर मेंबरशिप क्रिएट करो। यहाँ पे एक सेंट्रल बॉडी अपॉइंट होगी एंड जो मेंबर्स होंगे उन्हीं को अलाउड होगा इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का। सो बेसिकली ये इंफॉर्मेशन जो देगा वो मेंबर है और जो इंफॉर्मेशन वापस पाएगा वो भी मेंबर है। जाहिर सी बात है सेंट्रल बॉडी भी यही चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस मेंबर्स बन जाए। नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या कुछ नहीं है जो नहीं आता। कॉस्ट स्ट्रक्चर, रॉ मटेरियल कंजम्पशन, स्टॉक, लेबर एफिशिएंसी, लेबर यूटिलाइजेशन, मशीन यूटिलाइजेशन, कैपिटल एम्प्लॉयड, लिक्विडिटी, रिजर्व्स वगैरह सब कुछ, सारी मेजर इंफॉर्मेशन वेदर इट बी रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और इट बी रिलेटेड टू द फाइनेंशियल एनालिसिस, ये सारी चीजों को यहाँ पे रिपोर्ट किया जाता है एंड ऑब्वियसली ये काफी मैटर करता है। मेथड ऑफ कलेक्शन वगैरह में यही बात है कि भाई डेटा कलेक्ट किससे होगा, मेंबर्स से, और डिसेमिनेट भी किसको होगा, मेंबर्स को ही होगा। इंटरफर्म कंपैरिजन पे वापस एक पॉइंट आ गया कि भाई करना ही क्यों है, करना इसलिए बिकॉज वी वांट टू कंपेयर वेरियस बिजनेस फंक्शंस जिसमें हम प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी, कॉस्ट, प्रॉफिट इन सबको इवैल्यूएट करना चाहते हैं, इन सबको चेक करना चाहते हैं अगेंस्ट द यार्डस्टिक व्हिच इज द एंटायर इंडस्ट्री। और यहाँ पे ऑब्वियसली डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स ऑफ द सेम इंडस्ट्री विल रिपोर्ट इट एंड दे विल मेक द रिपोर्ट अवेलेबल एज अ यार्डस्टिक फॉर देमसेल्व्स। क्लियर?
परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप इज यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। अब वापस सेम चीज की, भाई यूनिफॉर्म कॉस्टिंग क्या है? तो भाई यूनिफॉर्म कॉस्टिंग में सबसे पहली रिक्वायरमेंट को याद रख लेना कि आपके सारे जो कॉस्ट प्रिंसिपल्स हैं वो सारे सेम होने चाहिए, प्रैक्टिसेस सेम होनी चाहिए। अगर आपका कॉमन बेस नहीं है, वाइल फॉर एग्जांपल एलोकेटिंग योर ओवरहेड्स, या फिर आप रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स पे ही कंसिस्टेंट नहीं है, कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है, कोई मशीन आर पे करता है, कोई लेबर आर पे करता है, तो इससे भी कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। सो कंपैरिजन करने के लिए सबसे पहले यूनिफॉर्म कॉस्टिंग प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। इसके अलावा कौन से नाम से डिपार्टमेंट्स और सेक्शंस को हम रिकॉग्नाइज करेंगे वो भी कंसिस्टेंट होने चाहिए। अगर एक फर्म या मान लो उस इंडस्ट्री में 3 मेजर प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती हैं, तो 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हर एक के अकाउंट्स में, हर एक के कॉस्ट रिकॉर्ड्स में होने चाहिए। इसके अलावा डेप्रिसिएशन पे सबका कॉमन तरीका होना चाहिए डेप्रिशिएट करने का, एंड जितना भी इंडिविजुअल डेटा कलेक्ट किया जाए उसको कॉन्फिडेंशियलिटी के तौर पे संभाल के रखा जाए। इंटरफर्म कंपैरिजन के सबसे बड़े फायदे क्या है? सबसे बड़े फायदे यही हैं कि भाई सभी लोग मिल करके अपनी इंप्रूव करते हैं एफिशिएंसी को, अगर कोई गलती होती है तो उसका रेमेडियल एक्शन लेते हैं, और अनहेल्दी प्राइस कटिंग नहीं करते, जैसे हम प्राइस वॉर कहते हैं, वो ये लोग एक दूसरे के साथ नहीं करते, बिकॉज सब भाईचारे के साथ रह रहे हैं। अगेन यहाँ पे एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन बनती है एंड ऑब्वियसली वो सबकी कॉन्फिडेंशियलिटी का ध्यान रखती है, एंड ये ध्यान रखने के लिए वो लोग आमतौर पे एब्सोल्यूट नंबर्स रिपोर्ट नहीं करके दे रिपोर्ट द परसेंटेजेस। तो ये लोग सेल को ना ऐसे बोल देते हैं, इफ सेल इज 100%, कॉस्ट ऑफ द एंटायर इंडस्ट्री इज 60%। तो इस तरह से जब हम स्पेसिफाई करते हैं, ये कॉमन साइज स्टेटमेंट जैसे बात है, तो यहाँ पे हम लोग को एब्सोल्यूट फिगर नहीं मिलता है, एंड दैट बेसिकली इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि भाई कॉन्फिडेंशियलिटी बीच में नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा इस तरह की अगर आप प्रैक्टिसेस करते हैं तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी आप काफी यूनाइटेड फील करेंगे, एंड कल को अगर गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट या आपकी इंडस्ट्री के अगेंस्ट कोई हार्श डिसीजन ले रही है तो आप सभी मिलकर के रिवोल्ट भी कर पाएंगे। फाइनली लिमिटेशंस क्या है इसकी? लिमिटेशन में नंबर 1 यही है कि इंफॉर्मेशन शेयर करने से लोग डरते हैं, थकते हैं, और ये रेजिस्टेंस आएगा ही आएगा। इसके अलावा मिडिल मैनेजमेंट भी कन्विंस नहीं होगा। सो इट इज नॉट जस्ट अबाउट द टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट भी हो सकता है कि कन्विंस ना हो। इसके अलावा कंपैरेबल यूनिट्स होने चाहिए, अगर कंपैरेबल यूनिट्स नहीं है तो फिर आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, और ये आमतौर पे बहुत मुश्किल होता है। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग भी सबका सिंपल और सेम होना चाहिए। अब इंस्टॉलेशन के लिए करना क्या होगा? सबसे पहले जितने भी फर्म्स हैं उनको रेडी करना पड़ेगा इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, सबको आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉपरेशन की भावना दिखानी पड़ेगी। फिर इंफॉर्मेशन एक्चुअल में शेयर करना पड़ेगा, और यूनिफॉर्मिटी जितने भी फर्म्स हैं उनको आपस में रखनी पड़ेगी। सारे पॉइंट्स पहले से पता थे हमें, बस इसको लिखना है व्हेन द क्वेश्चन कम्स इन द नेम ऑफ प्रीरेक्विजिट फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग सिस्टम। लिमिटेशंस क्या है? पहले भी पढ़ चुके हैं। नंबर 1, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स पे सब लोग काम करेंगे, कोई गारंटी नहीं है। सब लोग इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, कोई गारंटी नहीं है। बहुत छोटे फर्म्स ये प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते बिकॉज दिस विल बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव फॉर देम। इसके अलावा जो बड़े फर्म्स है वो इंटरेस्टेड है ये काम करने में, क्योंकि उनको छोटे फर्म्स की इंफॉर्मेशन चाहिए। सो यस, वो लोग इस चक्कर में प्रमोट करते हैं मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी, एंड कभी कभार ये जो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग के स्टैंडर्ड सेट होते हैं ये भी मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं मेंबर्स से, तो ये भी कई बार यूनिफॉर्म कॉस्टिंग के जो ओवरऑल एजेंडा है उसको डिस्टर्ब करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और इस चैप्टर में हम ये सीखते हैं कि अगर एक लेबर है या फिर सेट ऑफ लेबर्स है, वो लोग एक ही मशीन या फिर एक ही टूल पे नॉन स्टॉप एक ही चीज प्रोड्यूस करते हैं, तो ओवर द टाइम हम उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर होता देखते हैं। उनको फर्स्ट यूनिट को बनाने में जितना समय लगेगा, जैसे जैसे वो यूनिट्स को डबल करेंगे उनका समय कम होते जाएगा। इस चीज को हम लर्निंग रेशियो के तौर पे भी समझते हैं, एंड ये हम पाते हैं कि ये लर्निंग 3 स्टेजेस में वर्क करती है। पहला स्टेज होता है जहां पे आपको काफी तेजी से अपने एवरेज में गिरावट देखने को मिल रही है। दूसरा पॉइंट होता है जहां पे गिरावट तो होती है इन द एवरेज टाइम टेकन पर यूनिट, लेकिन वो गिरावट थोड़ी थोड़ी करके गिर रही है, एंड लास्ट में तो अपना ये पूरी तरह से स्टॉप हो जाता है, यानी एक पॉइंट पे जाकर के लर्निंग पूरी तरह से बंद हो जाती है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, अगर आज मुझे एक कैलकुलेटर को असेंबल करना हो, फर्स्ट कैलकुलेटर को असेंबल करने के लिए मुझे टाइम लगेगा, बट सेकेंड टाइम तक या फिर 5th टाइम या 10th टाइम तक जाते जाते मुझे काफी स्पीड हो जाएगा, मुझे स्क्रूज खोलने फटाफट आ जाएंगे, बटन सेट करने आ जाएंगे, एंड एक लेवल तक जाते जाते मैं काफी एक्सपर्ट हो जाऊंगा। बट उसके बियॉन्ड अगर हम जाएंगे तो और फर्दर कॉस्ट रिडक्शन या फिर में टाइम रिडक्शन नहीं हो पाएगा, एंड यही लर्निंग कर्व हमें सिखाता है। इस चीज पे हमने वो बोला है दैट एज मोर एंड मोर यूनिट्स आर रिप्रोड्यूस्ड, वर्कर्स इन्वॉल्वड इन प्रोडक्शन बिकम मोर एफिशिएंट देन बिफोर,
इसमें 3 फेजेस है। फर्स्ट फेज है जहां पे ग्रेजुअल इंक्रीज होता है प्रोडक्शन में, सेकंड फेज है जहां पे लर्निंग रेट तो है लेकिन लर्निंग रेट धीरे धीरे डिटोरिएट हो रहा है, एंड थर्ड पे प्रोडक्शन रेट जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, यानी कि बेसिकली आपको अब ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। इनफैक्ट ये डिक्रीज क्यों होता है उसके पीछे भी एक रीजन है कि जब आप लेबर्स को बहुत ज्यादा काम दे देते हैं या फिर बहुत ज्यादा लेबर्स को एम्प्लॉय कर देते हैं तो उस केस में आगे जाकर के या तो लैक ऑफ डिमांड आ जाता है या फिर में फटीग आ जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में कमी आ जाती है। लर्निंग कर्व रेशियो का वैसे एक एग्जांपल यहां दिया हुआ है, एक फॉर्मूला दिया हुआ है, जिस फॉर्मूले को हम आगे भी स्टडी करेंगे तो यहां पे स्किप कर सकते हैं। ये डायग्राम हमेशा याद रखना, अगर लर्निंग कर्व पे कभी भी मौका आए तो एक डायग्राम जरूर बनाना। इस डायग्राम में दोनों एक्सेस पे क्या क्या है नोट कर लीजिए, एंड ये कर्व नीचे की तरफ आता है ये भी ध्यान रखिएगा। ये कर्व आकर के हॉरिजॉन्टल एक्सेस को टच ना करे, बस इस बात का ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर आपने हॉरिजॉन्टल एक्सेस को टच करा दिया तो आप ये मानते हो कि आपका एवरेज टाइम कैन बी रिड्यूस टू 0, विच इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। लर्निंग कर्व थ्योरी की अगर हम फीचर्स की बात करें तो नंबर 1 फीचर तो यही है कि ये कोई कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक नहीं है, ये ऑटोमेटिकली होता है, अपने आप होता है, हम इसमें कुछ करते नहीं है। ये होता है बिकॉज हम रेपिटेटिव टास्क करवा रहे हैं अपने एम्प्लॉय से। अगर हम अपने एम्प्लॉय से रेपिटेटिव टास्क ना करवाएं, यानी एक बार मैं उसको बोलूं कि भाई तुम कैलकुलेटर असेंबल करो, दूसरी बार मैं बोलूं रिमोट असेंबल करो, तीसरी बार मैं बोलूं मोबाइल असेंबल करो, तो उसको लर्निंग कर्व देखने को नहीं मिलेगा। लर्निंग कर्व तभी देखने को मिलेगा जब सेम ही प्रोडक्ट बार बार वो असेंबल कर रहा है, यानी रेपिटेटिव टास्क कर रहा है। इनफैक्ट सेम ही मशीन और सेम ही टूल से काम कर रहा है तो ही वो एफिशिएंट होगा, नहीं तो वो एफिशिएंसी में बाधा आएगी। इसके अलावा वो अपने एरर से सीखेगा, ऑब्वियसली दैट इज अ न्यू थिंग। इसके अलावा नए नए तौर तरीके सीख जाएगा चीजों को करने के लिए, इसीलिए टाइम बचेगा। बेटर इक्विपमेंट भी आते हैं वक्त वक्त पे। हो सकता है कि शुरुआत में जब हम असेंबल करते थे तब मैनुअल स्क्रू ड्राइवर्स थे, पर अब ऑटोमेटिक हैं, सो ऑटोमेटिक स्क्रू ड्राइवर्स की वजह से और थोड़ा सा टाइम बचता है। सो कई बार बेटर इक्विपमेंट्स और टूल्स के आने की वजह से भी टाइम में रिडक्शन आ जाता है। एंड फाइनली ऑब्वियसली प्रोडक्ट डिजाइन में थोड़े से बदलाव करने से भी एफिशिएंसी बढ़ सकती है। अगर हम फीचर्स ऑफ लर्निंग कर्व की बात करें तो भाई सारे फीचर्स हमें पहले से पता है कि भाई हम टूलिंग मेथड में बदलाव देख सकते हैं, हो सकता है कि डिजाइन में कोई बग था जो बेटर हो गया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात और है कि शुरुआत में जब भी कोई काम करते हैं तो बाधाएं ज्यादा आती है, जैसे जैसे आप काम में आगे बढ़ जाते हैं बाधाएं अपने आप ही कम हो जाती हैं। तो ये भी एक काफी फंडामेंटल रीजन है व्हाई लर्निंग कर्व इज इफेक्टिव। लर्निंग कर्व में ये रीजन है कि अर्ली टीथिंग प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो ओवरकम हो जाती हैं जैसे जैसे आप क्वांटिटी में आगे बढ़ते हैं, एंड दैट इज व्हाई यू सी अ सिग्निफिकेंट सेविंग इन योर टाइम। नेक्स्ट अप इज लिमिटेशन। भैया इसकी लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ये है कि सारे के सारे एक्टिविटीज पे लर्निंग इफेक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ पे होता है कुछ पे नहीं भी होता है। इनफैक्ट काफी अनलाइकली है कि एक कंसिस्टेंट रेट से आपको लर्निंग कर्व देखने को मिलेगा। अब ये काफी सही पॉइंट है। हम लोग जब लर्निंग कर्व की बात करते हैं तो हमेशा ये मानते हैं कि 80% अगर आपका लर्निंग कर्व है तो इसका मतलब ये होता है कि आप हमेशा अपनी जो एवरेज है वो 80% पे पा जाओगे अगर आप अपनी क्वांटिटी को डबल करोगे तो। बट उस हेड ही हर बार 80% ही होगा, क्या पता पहली बार में 80 और दूसरी बार में 75 हो जाए, तीसरी बार में 65 हो जाए, कौन क्या जानता है। एंड इसीलिए एक कंसिस्टेंट रेट पे ही आपको ये लर्निंग कर्व देखने को मिलेगा, ये भी काफी वेग सी बात है, एंड ये इसकी एक लिमिटेशन है। इसके अलावा आपको काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू वैलिड डेटा विच इज सो ट्रू। अगर आपको डेटा ही सही नहीं मिला तो लर्निंग कर्व का आपका सारा एस्टिमेशन बिगड़ जाएगा। एंड ऑब्वियसली जरा सा भी अगर स्लाइड चेंज हो जाता है कोई भी एक्टिविटी में तो आपके जितने भी स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, आपके जितने भी लर्निंग कर्व के ऊपर में बातें सोची हुई है वो सारी भी चेंज हो जाती है, एंड योर एंटायर वर्किंग बिकम्स ऑब्सोलीट। लर्निंग कर्व रेशियो क्या होता है? फॉर्मूला मैंने लिखा है, आप एवरेज टाइम पर 2 यूनिट्स को डिवाइड करो एवरेज टाइम पर 1 यूनिट और फिर इनटू 100 कर दो, जो भी रिजल्ट आएगा उसे हम कहेंगे लर्निंग कर्व रेशियो। जाहिर सी बात है लर्निंग कर्व रेशियो ये मेजर करता है कि आपकी लर्निंग की रेट क्या है। नेक्स्ट अप इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लर्निंग कर्व, और दो एरियाज में कहा ये काम करता है ये बता दो। तो भाई लर्निंग कर्व क्या है वो तो हम जानते ही हैं ये क्या है, लेकिन ये दो जगह जहां काम आएगा वो ये है कि आप अगर कॉस्ट कंट्रोल करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली ये काफी हेल्पफुल है। इसके अलावा मेक एंड बाई डिसीजन में भी ये काफी मदद करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली मेक एंड बाई में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप प्रॉपरली ये कैलकुलेट कर पाए कि आपका लेबर कितना समय देगा और क्या खर्चा आएगा। तो अगर आप लर्निंग कर्व को ढंग से समझते हैं तो आपकी लेबर कैलकुलेशंस परफेक्ट होंगी, एंड उसकी वजह से आपके जो वेरिएबल कॉस्ट की डिटर्मिनेशन है वो भी सही होगी। इसके अलावा लर्निंग कर्व आपको इन्वेंट्री प्लानिंग में भी काफी मदद करता है, क्योंकि आप लर्निंग कर्व अच्छे से समझते हो तो आपको अच्छे से पता है कि कब किस वक्त पे लेबर कितनी क्वांटिटी बना रहे होंगे,
तो जितनी क्वांटिटी बनाएंगे उतना रॉ मटेरियल भी तो लगेगा। इसके अलावा उतनी इन्वेंट्री भी हमारे पास बढ़ती जाएगी इन द नेम ऑफ WIP एंड FG। एंड इसीलिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए लर्निंग कर्व का अच्छे से समझ में आना जरूरी है, क्योंकि अगर लर्निंग कर्व है तो ये हमें पता है कि लेबर जितना समय में लास्ट टाइम यूनिट्स बनाए थे अब की बार उससे ज्यादा बनाएंगे, तो इन्वेंट्री प्लानिंग में भी काम आना चाहिए। इसके अलावा कई बार ये यूजफुल होता है फॉर बिड प्राइसेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज वेल। जब आप कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं तो आप ये नहीं देखते हैं कि मुझे फर्स्ट यूनिट बनाने में कितना दाम लगा, बल्कि आप ये देखते हैं कि अगर मैंने 1000 या 2000 यूनिट्स बनाए तो मेरा एवरेज टाइम गिर के कहां तक आ जाएगा। बेस्ड ऑन दैट यू कैन सबमिट अ वेरी कॉम्पिटिटिव बिड फॉर एनी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। एंड फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कि भाई स्टाफिंग अच्छे से करते हैं आप। जब आपको पता है कि लेबर आगे जाकर के कम समय में और ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा होगा तो आप ओवर स्टाफिंग की प्रॉब्लम से बचते हैं, यानी स्टाफ को नहीं हायर करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे लेबर्स है वो खुद ही और एफिशिएंट हो जाएंगे। तो ऐसे में ओवर स्टाफिंग करने से ह्यूमन रिसोर्स की प्रॉब्लम्स क्यों अराइज करें। व्हाट आर द इंपैक्ट्स ऑफ लर्निंग कर्व मॉडल? तो भाई इंपैक्ट्स यही है कि अगर लर्निंग कर्व हो रहा है, ठीक है, ऑन लेबर वेरिएंसेस है, तो अगर लर्निंग कर्व का इंपैक्ट आ रहा है तो ये बात याद रखिए कि आपके जो स्टैंडर्ड्स है वो वक्त वक्त पे ऑब्सोलीट हो जाएंगे। क्योंकि लर्निंग कर्व जब आता है, मतलब आप अभी ये सोचो कि एक लेबर को 10 घंटे लगते हैं, लेकिन लर्निंग कर्व की वजह से वो 10 घंटे गिर करके 8 घंटे हो चुके हैं, तो आपके पूरे स्टैंडर्ड्स ही डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगर आपके स्टैंडर्ड्स डिस्टर्ब होंगे तो ऑब्वियसली उसकी वजह से लेबर वेरिएंसेस में भी फर्क आ जाएगा। Easiest way to incorporate learning effects? Well, revise your standards precisely and periodically. अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई हमारे वेरिएंस में कोई तकलीफ आ रही है तो ऐसे में आप वक्त वक्त पे जैसे जैसे आप लर्निंग कर्व में आगे बढ़ते जा रहे हो अपने स्टैंडर्ड्स को रिविजिट करो, इससे आपके वेरिएंस कैलकुलेशंस बेटर हो जाएंगे। फाइनली व्हाट इज द मेन यूज? फाइनल तो नहीं है, एक दो चीजें और है, बट व्हाट इज द मेन यूज ऑफ लर्निंग कर्व? वेल, लर्निंग कर्व का काफी ज्यादा फायदा है। ये फॉरकास्टिंग में काम आता है, बजटिंग में काम आता है, प्रॉफिट प्लानिंग, प्रॉपर प्राइसिंग पॉलिसी में काम आता है, एंड ऑब्वियसली स्टैंडर्ड्स को ढंग से सेट करने में भी मदद करता है। mention the names of the 3 industry where learning curve can be used। तो ये एयरक्राफ्ट में तो यूज होता ही है, वहीं पे इसको देखा गया था फर्स्ट टाइम। इसके अलावा मार्केटिंग में और हर ऐसे काम में जहां पे या तो जॉब बहुत रेपिटेटिव नेचर का है या फिर में लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, तो उस केस में आपको लर्निंग कर्व देखने को मिलता है। एंड दीज आर 3 मेजर इंडस्ट्रीज जहां पे आपको ये देखने को मिलेगा। बस दैट वाज इट फॉर सेक्शन ए, जो कि था कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर में, जिसके ऊपर काफी सारे शॉर्ट नोट्स को हमने अभी स्टडी किया इस छोटे से लेक्चर में। आई होप आपको ये लेक्चर बड़ा पसंद आया होगा। वैसे छोटा बोलते बोलते भी 1.5 घंटे लगे हैं हमें इतना पढ़ने में, और अभी भी थ्योरी सिर्फ 50% हुई है, बट एनीवेज बाकी 50% की थ्योरी भी हम लोग कवर कर रहे होंगे इन द सेकेंड पार्ट। एंड बोलते बोलते मेरा खुद का गला सा बैठ गया है, लेकिन यस, अगले जो सेगमेंट होगा, जो पार्ट 2 होगा, उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पूरी थ्योरी पढ़ेंगे। जिस तरह से अभी मैंने लगभग 1.5 घंटे में आपको ये पूरा पढ़ाया, वो भी यही समझो 1.5 पौने 2 घंटे में वो पूरा समझ रहे होंगे। एंड एट द सेम टाइम आप लोग इन सारे नोट्स को एंड अलॉन्ग विथ माई वर्किंग डाउनलोड कर पाओगे। तो ये सारी चीजें अवेलेबल है फॉर डाउनलोड। मैं शुरुआत में कहना भूल गया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के वहां से डाउनलोड कर लीजिए। क्लियर? एट द सेम टाइम अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करो। आपको ये हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब कुछ करो, कमेंट भी करो कि आपकी थ्योरी की तैयारी हुई या नहीं हुई, ये भी मुझे बताना। चलो अभी के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।